आइए बच्चों, स्वागत है आपका। यहाँ पर हम लोग जेईई एडवांस सीरीज का जो नेक्स्ट चैप्टर है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो स्ट्रेट अवे चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, एक वेइंग मशीन है जो कि आपका नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो आपको किलोग्राम्स में आती है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाई जी करके हम उसको ऑब्टेन करते हैं। तो वेइंग मशीन मतलब यहाँ पे जितना नॉर्मल फोर्स से प्रेस करेगा 4 kg, उतना ही रीडिंग जो है मशीन से अपने को मिलेगा। ये रीडिंग निकालना है अपने को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन द सिचुएशन। 1 किलो का ब्लॉक है, 4 किलो का ब्लॉक है, सब डेटा गिवन है। ओमेगा की वैल्यू 25 है, इसको एस्टिमेट करने के लिए हम छोड़ देंगे तो ओमेगा 25 होने वाला है। इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, तो यहाँ पे डायग्राम जो दिख रहा है आपको, कोई भी कंप्रेशन या एक्सटेंशन स्प्रिंग में नहीं है। दूसरी बात क्या बोली गई है, रेस्ट पे है ये 1 kg ब्लॉक, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे अपनी। और जैसे इसको रिलीज कर देंगे तो अपने को जी की वैल्यू 10 लेके क्या करना है, इसका इक्वेशन ऑब्टेन करना है और उससे अपन यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन तक पहुंच गए तो वेइंग मशीन की रीडिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपने को मिल जाएगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट अवे चालू करते हैं। देखो तो कुछ चीज़ें यहाँ पे लगने वाली है, मैं फटाफट निकाल लेता हूँ। तो आप देखिए पहले तो ये जो है ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको याद रखना। क्यों एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि आपका जो 1 kg ब्लॉक है वो यहाँ पे इस समय इनिशियली रेस्ट पे बोला गया है। रेस्ट पे एसटीएम में कब होता है, जब एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो नीचे आएगा और फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे एसटीएम करेगा, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं नीचे जो है मीन पोजीशन भी होगी, है ना। मीन पोजीशन यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी। कहाँ होगी सर मीन पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। मतलब kx के बराबर क्या आ जाएगा आपका, kx के बराबर 10 आ जाएगा, इसका वेट बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg/k हम बोलते हैं, मतलब 10/k आ जाएगी। तो k चाहिए अपने को। k कैसे निकालूंगा मैं, k को लिख सकता हूं मैं, ये वाला पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है तो k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर से निकाल सकते हैं। एसएचएम कौन कर रहा है 1 kg, तो 1 यहाँ पे आएगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 625, तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 625। तो ये k अपने काम आने वाला, याद रखना। अब मैं क्या बोल रहा था, ये जो डिस्टेंस है ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है ना। एम्पलीट्यूड कैपिटल ए कहलाता है ये डिस्टेंस, एक्सट्रीम से लेके मीन पोजीशन तक। और मीन पोजीशन की खासियत क्या है, मीन पोजीशन पे आपका नेट फोर्स 0 होता है। तो मीन पोजीशन पे अगर आप निकालेंगे, ये एक्चुअली जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये स्प्रिंग के हिसाब से नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग की अगर मैं बोलूँ तो ये नेचुरल लेंथ है ना। इसके नीचे स्प्रिंग आएगी तो कंप्रेस हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन पे आने के बाद आपका जो बनेगा kx स्प्रिंग का फोर्स वो 10 को बैलेंस करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी mg/k विच इज 10/k। तो 10/k करेंगे तो यहाँ पे 625 आ रहा है इसे, तो ये कैपिटल x हो जाएगा। कैपिटल x यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ मैं किसके लिए, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग के लिए, क्योंकि स्मॉल x रखा है मैंने एसएचएम वाले के लिए। तो कैपिटल x है ऐसे। तो a की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। ये कैपिटल x ही आपका क्या है, a है 10/625, है ना। mg/k किया है, 10 इज mg डिवाइड बाई k, दैट गिव्स यू द प्लेस वेयर मीन पोजीशन इज देयर। मतलब 10 को बैलेंस कर दिया स्प्रिंग फोर्स ने। तो ये यहाँ तक हम लोग आ गए। तो अपने को यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये सब डेटा हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया है। अपने को यहाँ पे क्या पूछा गया अभी कि टी टाइम के बाद, है ना, टी इक्वल टू 0 का डायग्राम है। टी टाइम के बाद इन बिटवीन कहीं तो ये ब्लॉक पहुंचने वाला है। तो मैं मान लेता हूँ कि टी टाइम के बाद ये जो ब्लॉक है यहाँ पहुंच गया है ब्लॉक 1 kg का। देख रहे हो आप लोग, टी टाइम के बाद कितना नीचे आया है। तो ये जो नीचे आएगा वही आपका कहलाएगा कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। इसको याद अच्छे से नोट करना। ये जो नीचे आ रहा है ऐसे, ये कंप्रेशन है स्प्रिंग कितना, क्योंकि ये स्प्रिंग की क्या है, नेचुरल लेंथ है। तो कैपिटल एक्स इसको बोल रहा हूं मैं। लेकिन एसएचएम इक्वेशन में जो स्मॉल एक्स होता है अपना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है वो, तो उसको तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को ऐसे दिखाऊंगा, स्मॉल एक्स ये मीन पोजीशन से ही मेजर होता है। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, स्मॉल एक्स का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमने बड़ी मेहनत करके निकाला है तो उसको लिख लेते हैं 10/625 इंटू, यहाँ पे लिखूंगा मैं सीधा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू मेरे पास है 25। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने x निकाल लिया है। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने क्या निकाल लिया है, x निकाल लिया है। तो कॉस क्यों आया, फाइव की वैल्यू 90 कैसे आ गई, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से एसटीएम अपना चालू हो रहा है। तो अल्फा इनिशियल फेज 90 हो गया यहाँ पे। तो ये x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है। डायग्राम को जरा ध्यान से देखो तो अपन लिख सकते हैं कैपिटल A जो है आपका समेशन है स्मॉल x और कैपिटल x का। स्मॉल x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एसएचएम वाला। कैपिटल x क्या है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग का कैपिटल एक्स है वो, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट है कैपिटल एक्स में, क्योंकि वहां से मैं स्प्रिंग फोर्स निकाल पाऊंगा और फिर मैं रीडिंग निकाल पाऊंगा। तो a माइनस स्मॉल एक्स, a माइनस स्मॉल एक्स, तो a की वैल्यू रख दूं। a की वैल्यू है 10/625 माइनस स्मॉल एक्स जिसकी वैल्यू है 10/625 इंटू कॉस 25t इज योर कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स मतलब क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है। तो इस तरीके से मैंने इसको ऑब्टेन कर लिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाले हैं वही आपकी रीडिंग है। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाले हैं वही आपकी रीडिंग है। तो जब टी टाइम में, ये टी टाइम का डायग्राम है, टी टाइम में जब आपका 1 kg ब्लॉक इन बिटवीन कहीं होगा, इस जगह पे होगा, तो उस वक्त जो है क्या बोलते हैं, कितना स्प्रिंग के अंदर फोर्स होगा, तो k इंटू कैपिटल एक्स ये आपका फोर्स होगा।
और वो इसकी तरफ नीचे की तरफ लग रहा होगा क्योंकि स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर रखा है, स्प्रिंग आपको पुश करेगी दोनों साइड से। तो यहाँ पर भी स्प्रिंग का फोर्स है के एक्स नीचे लगेगा, के इंटू कैपिटल एक्स, और इसका 40 भी लग रहा है नीचे वेट। तो दोनों के नॉर्मल बैलेंस करेगा और नॉर्मल ही आपका क्या होता है, रीडिंग होता है। नॉर्मल बाई जी करेंगे क्योंकि के जी में रीडिंग चाहिए अपने को। तो यहाँ पे रीडिंग की वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन अपॉन जी, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है आपका 40 प्लस के एक्स, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है ना। नॉर्मल ऐसे लग रहा है ऊपर, ये 4 kg ब्लॉक तो देखो, और 4 kg ब्लॉक का वेट और ये के एक्स नीचे लग रहा है, तो 4 kg तो रेस्ट पे आपका। तो 40 प्लस के एक्स इज योर नॉर्मल, और ये अपना रीडिंग नहीं है, डिवाइडेड बाई जी करेंगे तो 10, तो ये अपना रीडिंग है। समझ में आ रहा है सबको? 40 प्लस के एक्स इज योर नॉर्मल अपॉन 10। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो कितना आता है 4 प्लस के बाई 10, के बाई 10 मतलब क्या है भाई, के बाई 10 मतलब 1/625 हो जाएगा। सही बोला क्या मैंने? नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइम पास। तो मैं यहाँ पे 4 प्लस कर रहा हूँ मैं, ये 4 कहाँ से है 40/10 कर दिया, 10 क्यों है, जी डिवाइड करें नॉर्मल को तो रीडिंग आएगी मास में, मास की रीडिंग है ये, मास नॉर्मल रिएक्शन अपॉन 10 गिव्स यू मास रीडिंग। तो 4 प्लस के एक्स है ना, तो के बाई 10 की वैल्यू, के बाई 10 मतलब यहाँ पे कि आपका 625/10 मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे, इनटू मेरे को अब कैपिटल एक्स भरना है जो इतना बड़ा मैंने करके यहाँ पे निकाला हुआ है, 10/625 कैपिटल एक्स भर रहा हूँ भाई। कॉमन ले लूँ क्या, ये कॉमन अगर ले लूँ मैं तो 1 माइनस कॉस 25t ये बचेगा। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे कट रही हैं एक दूसरे के साथ, तो मेरे पास सिंपली क्या बच रहा है एंड में आंसर 4, बस 4 और 1 5 हो जाए, 4 और 1 5 हो रहा है, 5 माइनस कॉस ऑफ 25t। तो ये मेरा आंसर है रीडिंग इन केजी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का 5 माइनस कॉस ऑफ 25t। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, एक लाइनर है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स क्या है, इसीलिए मैंने इसको डाला इस सीरीज में। कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से रिवाइज। कैपिटल एक्स यहाँ पे किसको बोला है मैंने, आपका जो कंप्रेशन इन स्प्रिंग है उसको बोला है, और स्मॉल एक्स अपना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, स्मॉल एक्स अपना है एसएचएम वाला, उसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ। कैपिटल एक्स तो अपना स्प्रिंग फोर्स वाला है के एक्स वाला, उनमें रिलेशन मैंने स्टेब्लिश किया यहाँ पे, और फिर ये सब डेटा पुट करके हमको ये आंसर आता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैसा लगा आपको? अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डाल रहा हूँ जेईई एडवांस का पीवाईक्यू, तो बड़ा ही विचित्र ऑप्शन सेटिंग है इस पीवाईक्यू का, बट हम लोग देखते हैं, सॉल्व करने लायक तो है ही। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो एसएचएम और एनएलएम का बहुत ही बेहतरीन ये जेईई एडवांस का एक पीवाईक्यू सवाल है। तो यहाँ पे अपने को एक सिचुएशन दी है और उसके बारे में एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग जो है पूरा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन तो ले नहीं रहे, बट वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, मतलब इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, बाकी आप क्वेश्चन इसको फिर 99% मैं सॉल्व कर दूंगा, 1% आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक एज इट इज़ क्वेश्चन वो पीवाईक्यू का जो है उसको देख के तो यहाँ पे चालू करते हैं। यहाँ पे अपने क्या दिया है, ये पूरा सिस्टम आप देख पा रहे हो, पुली है, उसको कनेक्ट किया ब्लॉक से, और फिर एक स्प्रिंग भी है। तो इसको रिलीज़ करना है, मतलब सब कुछ इनिशियली रेस्ट पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी क्वेश्चन में कि ये भी रेस्ट पे है इनिशियली, ये भी रेस्ट पे, सब कुछ रेस्ट पे है, और स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ पे है, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं, सब कुछ शांत है। अचानक से इसको रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करते आप देख पा रहे हो कि ये जो है पूरा सिस्टम धड़ाम से नीचे गिरेगा और ये 2m आगे बढ़ेगा, और स्प्रिंग इसको वापस खींचेगी तो 2m वापस भी आएगा। तो 2m जो है आगे पीछे ऐसे करने वाला है, और उस चक्कर में ये पुली भी फिर आगे पीछे करेगी। तो क्या यहाँ पे एसएचएम हो रहा है? तो 2m के बारे में हमें बहुत कुछ पूछा गया था। तो ये 2m लाल वाला जो ब्लॉक है ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, दैट विल बी जस्टिफाइड बाय इट्स इक्वेशन। उसकी इक्वेशन देख के आपने को समझ में आ जाएगा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन या नेट फोर्स की इक्वेशन देख के आपने को क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द इक्वेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि क्योंकि मोशन रेस्ट से चालू हो रहा है, तो 2m अगर इन केस एसएचएम कर रहा है तो वो अपनी मीन पोजीशन पे है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, रेस्ट पे है वो, मीन पे फुल स्पीड में होता है, मीन पे नेट फोर्स 0 होता है, रेस्ट पे नहीं होता वो। तो ये अगर इन केस एसएचएम हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो प्रूफ हो जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन अगर हो भी रहा है तो ये अभी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पे नहीं है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड अंडरस्टैंड। अब जो है मैं क्या बोल रहा हूँ कि जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, थोड़ी देर के बाद मैं मानता हूँ कि ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, एक्स आगे बढ़ गया। व्हाट इज एक्स हियर? एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बोलो या एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग बोलो, क्योंकि स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी। यहाँ पे ये वाले एक्स को आप दूसरे एक्स से कंपेयर करना, ये एक्स जो है सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। और एसएचएम में जो एक्स आता है जिसको हम देखते हैं इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वो एक्स होता है एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ पे मीन पोजीशन कौन सी है हमें नहीं पता, तो एसएचएम वाला एक्स नहीं है ये एक्स क्या है, इसको ऐसे बोलो कि एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है ना, आप समझ पा रहे हो इसको? तो इस तरीके से अब जब ये ब्लॉक आपका यहाँ पे आएगा इस जगह पे, इस तरीके से ब्लॉक आ गया मान लो, लेकिन एक्स आगे बढ़ के, तो इसकी एफबीडी बनाता हूँ मैं, तो सब कुछ नीचे गिर रहा होगा सिस्टम, आप देख पा रहे हो। इसका एक्सेलरेशन अगर मैं क्योंकि मेरे को इसके एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है तो मैं इसके एक्सेलरेशन को पहले a1 बोल देता हूँ। ये मेरा एक्सेलरेशन a1 है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो इसको जो है अगर हम टेंशन देखें तो सबको पता है कि यहाँ पे टेंशन हम लोग t मानते हैं, छोटी बड़ी वाली रस्सी में, तो ऊपर में जो है 2t हो जाता है, तो ये भी टेंशन यहाँ पे 2t ही होगा। और ये ब्लॉक के ऊपर पीछे जो फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग का लगेगा kx।
तो 2t माइनस के एक्स नेट फोर्स हो जाएगा और इसका मास 2m है, एक्सेलरेशन a1 है। तो इसकी एनएलएम इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी एनएलएम इक्वेशन 2t माइनस के एक्स बराबर 2m इंटू a1, ये इस 2m मास की एनएलएम की इक्वेशन बन गई। सिमिलरली ये दोनों डब्बे भी नीचे गिर रहे हैं भाई पुली के साथ साथ, तो इसके एक्सेलरेशन को मैं a2 बोल लेता हूँ, इसके एक्सेलरेशन को मैं a1 बोल लेता हूँ, कुछ भी नाम रखो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये पुली भी नीचे गिर रही होगी, जितने इसका एक्सेलरेशन कितना माना है हमने डब्बे इसका 2m का a1 माना है, उतने से ये नीचे गिर रहा होगा पुली a1, है कि नहीं। तो इस तरह से इसको a3 बोलना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमने इसको कुछ नाम रख दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या मुझे समझ में आ रहा है, a1 है, a2 है, a3 है, पुली कंस्टेंट लगा दो, 2a1 की वैल्यू कितनी होती है a3 प्लस a2 के बराबर, पुली कंस्टेंट सबको पता है। अब ये डाउट मत पूछना कि दोनों डब्बे नीचे कैसे गिर रहे हैं, एब्सोल्यूट सेंस में दोनों नीचे गिर रहे हैं ना, रिलेटिव टू ईच अदर, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, दैट इज ओके। लेकिन एलएलएम एफबीडी इक्वेशन बनाते वक्त हम लोग असली एक्सेलरेशन लेते हैं, असली में तो सब नीचे ही गिर रहा है, तो इनके एक्सेलरेशन हमने असली लिए, रिलेटिव नहीं लिए। तो इस तरीके से 2a1 इज इक्वल टू a3 प्लस a2 हम लिख सकते हैं। अच्छा, इनकी एनएलएम इक्वेशन भी फटाफट लिख लो। इसकी एनएलएम इक्वेशन क्या नीचे गिर रहा है भाई, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma3, और इसकी क्या लिख सकते हैं 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma2, है कि नहीं। ये इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। इंटरेस्ट किस में, हमें पूछा गया था इस डब्बे के बारे में, 2m का एम्पलीट्यूड वगैरह बहुत कुछ पूछा गया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह। तो 2m के लिए हमें a1 पे फोकस करना है, उसका एक्सेलरेशन। तो हमें a1 कहीं ना कहीं चाहिए, इसको उड़ाना नहीं है, a1 चाहिए और x भी चाहिए हमें। a1 इन टर्म्स ऑफ x मिल गया तो एसएचएम के बारे में कुछ तो जानकारी हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए हमें टेंशन निकालना पड़ेगा। टेंशन निकालने के लिए अपने पास ये सब माल है, तो ये यहाँ से टेंशन कैसे निकालेंगे, तो इसका इस्तेमाल कर लो। 2a1 की वैल्यू ढूंढो, 2a1 कहाँ है आपको दिख रहा है, 2a1 तो यहाँ है ना, तो उसकी वैल्यू मेरे को मिल रही है 2t माइनस के एक्स अपॉन m, सॉरी किसकी वैल्यू 2a1 ना, हाँ तो बराबर है अपॉन m। तो 2a1 की वैल्यू यहाँ से मैंने ले ली, है कि नहीं, क्योंकि मुझे टेंशन निकालना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, टेंशन निकालने के लिए मैं इनका सब इस्तेमाल कर रहा हूँ। इज इक्वल टू a3 की वैल्यू, a3 की वैल्यू ढूंढो, इसमें मिल जाएगी a3 की वैल्यू, तो कितनी आएगी g माइनस टी बाई एम बराबर g माइनस टी बाई एम। इस तरह से मेरे को a3 मिल गया, बराबर है। देखो यहाँ पे a3 की वैल्यू g माइनस टी बाई एम। सिमिलरली a2 की वैल्यू बताइए, a2 की वैल्यू सब लोग बताएंगे, है कि नहीं। a2 की वैल्यू कहाँ गई, a2 यहाँ से मिलेगा आपको, वो कितना आएगा g माइनस टी बाई 2m, तो g माइनस टी बाई 2m। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, थोड़ा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 2t माइनस के एक्स अपॉन m की वैल्यू आ रही है 2g माइनस 3t बाई 2m, टी बाई एम और ये सब मिला के। तो इस तरीके से अपने पास एक रिलेशन आ रहा है कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसको m से मल्टीप्लाई करते थ्रू आउट, तो 2t माइनस के एक्स बराबर 2mg माइनस 3t बाई 2। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7t बाई 2 इज इक्वल टू 2mg प्लस के एक्स। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू आती हुई दिखेगी 4mg प्लस 2kx अपॉन 7। तो ये t की वैल्यू अगर हम यहाँ पे डाल दें तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8mg प्लस 4kx अपॉन ये 7 माइनस ये आपका kx इक्वल टू 2m इंटू a1। अब a1 और x में हम लोग आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अभी 7 से मल्टीप्लाई करने का टाइम है, 8mg प्लस 4kx माइनस 7kx बराबर 14m a1। अब देखिए अपने पास क्या है, 4kx है और माइनस 7 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8mg माइनस 3kx बराबर 14m a1। अपने को a1 सेपरेट चाहिए तो 14m से डिवाइड कर देंगे, तो 8/14 ये कितना हो जाएगा आपका, या फिर पूरे कर दो 8mg माइनस 3kx अपॉन 14m पूरा ले लो बराबर आपका a1। तो a1 कुछ x की भाषा में आता हुआ नजर आ रहा है। इसको माइनस कॉमन निकालेंगे अगर, तो क्या होगा देखो, a1 माइनस कर देंगे ऐसे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3k/14m इंटू एक्स, ये टर्म आपके सामने मिलेगी, और माइनस में मिलेगा 8/14 mm तो कट जाएगा, तो यहाँ पे अपने को g नज़र आता हुआ दिखेगा, 8/14 इंटू जी mm तो कट जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह की टर्म यहाँ पे नज़र आती हुई अपने को दिखेगी। अब जो है क्या करना है देखो, अब x सेपरेट करना है अपने को, x पूरा सेपरेट करना है, तो माइनस जो है ये पूरी टर्म कॉमन ले लो, 3k/14m ले लो कॉमन, तो यहाँ पे x बच जाएगा आपको फ्री दिखेगा, माइनस ये 3k/14m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होके 14m अपॉन 3k इंटू ये आपका 8g/14। तो यहाँ से अपने को क्या दिखता है देखो, माइनस 3k अपॉन 14m बराबर x माइनस के साथ यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये 14 नमस्ते हो जाएगा 8mg/3k। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये a1 की वैल्यू आ चुकी है, और a1 साफ साफ दिख रहा है आपको
माइनस ये आपका ओमेगा स्क्वायर नहीं लग रहा आपको, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ब्रैकेट आपका कैपिटल एक्स है। इस ब्रैकेट को हम लोग ओरिजिन चेंज करके बस इस ब्रैकेट को कैपिटल एक्स बोल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या दिखेगी देखो, a1 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एक्स, ऐसी इक्वेशन आपको दिखने लग जाएगी। फिर ओमेगा ये पहला ब्रैकेट है और एक्स दूसरा ब्रैकेट है, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो समवॉट ये जो है एसएचएम की इक्वेशन नहीं लग रही आपको, समवॉट की एग्जैक्ट ही है, एसएचएम की इक्वेशन है, बस कैपिटल एक्स को डिफाइन करना है, ये ब्रैकेट है कि नहीं। और मीन पोजीशन ढूंढ लेंगे अपन अभी। मीन पोजीशन का मतलब होता है कैपिटल एक्स जीरो, कैपिटल एक्स मतलब ये ब्रैकेट जीरो, ये ब्रैकेट जीरो मतलब 8mg/3 की आपकी मीन पोजीशन है। तो ये जो ओरिजिनल डायग्राम था ओरिजिनल डायग्राम, यहाँ से x आगे मतलब 8mg/3 के आगे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको मीन पोजीशन दिखेगी। समझ में आया। तो ये इनिशियली आपकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे कहीं आपकी मीन पोजीशन होगी। तो ये दूरी जो है एक्सट्रीम और मीन के बीच की, ये कितनी निकाली हमने, 8mg/3 के, यही आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड आ चुका है यहाँ पे 8mg/3k। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने पोस्टमार्टम के साथ सॉल्व कर दिया है। और ये जो वो है 3k/14 है, आपका ओमेगा स्क्वायर है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख लो मैं, ओमेगा आ जाएगा आपका अंडर रूट में 3k/14m, ये वाला ब्रैकेट। तो इस तरीके से इस एसएचएम को हमने प्रूफ कर दिया है। ये एसएचएम ही होगा जिसका एम्पलीट्यूड होगा 8mg/3k और 3k/14m रूट में इसका ओमेगा होगा। मतलब यहाँ से हम टाइम पीरियड के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। बस ये स्टेप आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना था। ये जो सेकंड ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमने कैपिटल एक्स अगर पुट कर दिया तब ये एसएचएम बनेगा। और उसका मतलब ये होता है कि ये जो स्मॉल एक्स है ये अलग है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं था। वो स्मॉल एक्स क्या था, एक्सटेंशन स्प्रिंग था, है ना। उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एक्स में और फिर कैपिटल एक्स को जीरो कर दिया मीन पोजीशन ढूंढने के लिए, मतलब इस ब्रैकेट को जीरो कर दिया। तो 8mg/3 के आपका डिस्टेंस चलने के बाद वो मीन पे पहुंचेगा, तो वही आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इस तरीके से फिर बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो एक एक करके। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था। अब देखो फ्लो में कैलकुलेशन करते जाना है, वी विल सर्टनली अराइव टू दिस रिजल्ट, और इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जे एडवांस 2020 का बहुत ही सुंदर सवाल है ये, एक्चुअली कंट्रोवर्शियल भी है, मुझे भी लगता है क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए था। तो इसमें ऐसे क्या खास बातें हम देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ स्पेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज़ रेडियस r, बबल है इनसाइड द वाटर है, रेडियस r है। टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी P0। अब ये बड़ी अजीब चीज़ है, द टेक प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी P0। तो पानी के अंदर बबल है और पानी का प्रेशर और बबल के अंदर का प्रेशर सेम है। मतलब जो एक्सेस प्रेशर होता है ना 2T/R 4T/R, वो सब तो इग्नोर कर दिया, मतलब सरफेस टेंशन यहाँ पे निग्लिजिबल लेना है। इसलिए आउटसाइड प्रेशर ऑफ द बबल एंड इनसाइड प्रेशर ऑफ द बबल आर सेम, ऐसे हो सकता है कि नहीं, लिखा नहीं है कहीं सरफेस टेंशन निग्लिजिबल है, बट फिर वो प्रेशर सेम कैसे आएगा। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे निग्लिजिबल ले रहा हूँ क्योंकि प्रेशर डिफरेंस नहीं है इनसाइड और आउटसाइड में। उसके बाद क्या बोला है, द बबल नाउ गेट्स कंप्रेस्ड रेडियली इन एन एडियाबेटिक मैनर सो दैट रेडियस बिकम्स r-a। तो ये चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। तो पहले जो है अपने पास r रेडियस का ये बबल था, अब इसको दबा के कंप्रेस कर दिया गया है और इसकी रेडियस कितनी बच जाएगी। अभी पहले जो लाल वाली की रेडियस थी वो r थी, अब जो है रेडियस a से कम कर दी गई है कि नहीं। तो आपकी रेडियस जो है पहले वो ये कैपिटल R थी और अब कितनी बची है, अब बची है r-a, और a जो है बहुत छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत कम रेडियस चेंज हुई है, मतलब निग्लिजिबल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस इज गिवन बाय, ये टर्म दी अपने को, वर्क डन जो हुआ है प्रोसेस में, किसका वर्क डन, तो सारा ही निकालना है क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि वर्क डन एक्सटर्नल प्रेशर का किसका। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस, प्रोसेस में जितने भी वर्क डन हुए सब निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस इज गिवन बाय दिस थिंग, तो अपने को यहाँ पे कांस्टेंट निकालना है, CP/CV की वैल्यू दी है अपने को, है ना। तो ये सब यहाँ पे अपने को निकालना है। आंसर तो यहाँ पे नीचे लिखा है, बट ये आंसर आता नहीं है अगर हम नॉर्मल तरीके से करने जाएँ, है ना। तो ये आंसर आता नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था ड्रॉप होना चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो बेसिकली आपने करना क्या, देखो एक बबल बस ड्रॉ ये हुआ है, क्या बोलते हैं, कंप्रेस हुआ है, इसमें नई खास क्या बात है ना, इसमें खास बात क्या है ना। तो क्यों क्वेश्चन एक गंदा है, देखो तो ये पानी के अंदर है बबल, तो पानी का प्रेशर मैं बोल रहा हूँ आपको P0 है, मान लो पानी का प्रेशर कितना है यहाँ पे P0 है, और अंदर का प्रेशर भी पहले कितना था P0 ही था, बाद में थोड़ा सा बढ़ गया होगा प्रेशर क्योंकि कंप्रेस हो चुका है वो। तो ये सब हुआ है, तो पानी ने भी रिटर्न किया होगा ना, मतलब तो पानी का प्रेशर तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इतना बड़ा पानी है उसका प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम करेंगे तो वर्क डन बाय वाटर आ जाएगा। तो वर्क डन बाय वाटर यहाँ पे जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि वाटर ने दबाया और दब भी गया। तो वाटर का जो वर्क डन आएगा, वाटर के प्रेशर का, वो कितना आएगा P0 इंटू डेल्टा भी, और डेल्टा भी आप सब लोग जानते हैं क्योंकि स्मॉल a आपका बहुत ही छोटा है, तो 4πr² इंटू a, 4πr² सरफेस एरिया और a थिकनेस, है ना। ये शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, ये शेडेड, यही लिखा है मैंने, वो 4πr² इंटू a शेडेड वाला, चेंज इन वॉल्यूम बेसिकली, है ना, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये प्रेशर और ये पॉजिटिव वर्क डन आएगा आपका, है ना। प्रेशर कांस्टेंट है वाटर का, वाटर ने अप्लाई किया हुआ, और चेंज इन वॉल्यूम आपका आ चुका है 4πr² इंटू a। तो ये पॉजिटिव वर्क डन वाटर ने यहाँ पे कर दिया होगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो अपने को सारे वर्क डन निकालने, एक वर्क डन बता दिया मैंने आपको किसका, पॉजिटिव वर्क डन बाय द वाटर, सराउंडिंग वाटर ऑन द बबल, ये हो गया।
अब इसके अंदर गैस है, बबल के अंदर, उस गैस का भी प्रेशर है ना, गैस के अंदर प्रेशर होगा, तो गैस का भी वर्डन अपने को निकालना पड़ेगा। और साफ साफ लिखा है प्रोसेस कौन सी है, कहाँ लिखा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस का वर्डन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों को फॉर्मूला पता होता है भाई, P1 V1 P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, वो सब करके। उससे अगर आप करोगे तो आंसर नहीं आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ड्रॉप होना चाहिए। उससे अगर आप करो तो क्यों आंसर नहीं आता है, उसको करते हुए हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो हम सबको 1 - x या 1 + x की पावर n, इसका अप्रोक्सीमेशन लिखने की आदत है बाइनोमियल थ्योरम से, 1 - nx। बट इस अप्रोक्सीमेशन को लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आता है। दैट इज वाई आई एम आस्किंग कि क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए आगे कैलकुलेशन में वर्डन बाय गैस निकालते वक्त। तो क्या है सर, इसके बाद एक और टर्म आती है, क्योंकि एक्सपांशन जो होता है ये 1 + x की पावर n का बड़ा एक्सपेंशन होता है, n × n + 1/2 × x², ये एक और टर्म आती है इसमें। वो टर्म हम जनरली लेते नहीं है, कभी नहीं ली गई थी आज तक, कभी PYQ में भी नहीं था। बट वो टर्म जो बच्चे ने ली है सेकंड टर्म, है ना, ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट टर्म होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये 2 टर्म सिग्निफिकेंट है, आगे की बहुत छोटी है तो इसको निगलेक्ट कर दो। बट अगर हमने ये आगे की एक टर्म अगर ये नहीं ली, इसके आगे निगलेक्ट करने को बोला गया था, मतलब इस टर्म को भी कंसिडर करना था, वो अगर हमने एक्सपांशन की नहीं ली तो आंसर नहीं आता है। दैट इज वाई मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा अजीब, मतलब कितनी टर्म लेंगे कैसे पता चलेगा यार, फर्स्ट टर्म लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे, क्योंकि आगे छोटी छोटी होती जाएगी, तो कहाँ तक मेरे को कटना है, मतलब उसके आगे इग्नोर करना है। दैट इज मतलब बड़ा अजीब है ये। तो दैट इज वाई इस मेथड से आंसर अगर आप करोगे तो आपका मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बता चुका हूँ मैं। बाइनोमियल में जनरली बच्चे यहाँ तक जो है अप्रोक्सीमेशन कंसिडर करते हैं, इसकी वैल्यू इसकी इक्वेट कर देते हैं, उससे आंसर नहीं आता। एक एक्स्ट्रा टर्म को लेने से आंसर आता है, बट एक्स्ट्रा टर्म क्यों लेगा, कोई कभी नहीं लिया जाता। दैट इज वाई एम सेइंग थोड़ा सा अजीब है। अब इसका मैं करेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ आपको। करेक्ट मतलब जुगाड़, आंसर लाने के लिए जो है जबरदस्त सोल्यूशन बनाया गया है। एग्जाम में तो मैं तो बिल्कुल जो है बोलूंगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट नहीं करने कॉन्ट्रोवर्शियल वाले। एनीवेज, तो अब जो है असली तरीके से या फिर जबरदस्ती आंसर जो है एग्जैक्ट आंसर ये मैच करवाना है, तो दूसरा तरीका है। देखो, एक तरीका तो मैंने बता दिया, क्या बताया मैंने आपको तरीका, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 - x की पावर n को आप 3 टर्म्स तक लिखो, 1 - nx प्लस आगे की टर्म। बट ऐसे कोई जनरल लिखता नहीं है, तो ये तरीका काम का नहीं है। मतलब तो जो तरीका काम का है जिससे आंसर तुरंत आता है, मतलब ऐसे फालतू के एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, इसे बड़ा उड़ा देता हूँ मैं। तो एक ऐसा सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन ये सोल्यूशन दिमाग में आएगा नहीं आएगा ऑन द स्पॉट, बड़ा मुश्किल है इसको प्रेडिक्ट करना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को जो है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से थोड़ा करते हैं। तो PV ग्राफ है अपने पास, और दो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो था अपना इस लेवल पे था, मान लो P0 था, बाद में प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो हो चुका होगा P0 + DP हो चुका होगा, P0 + DP हो चुका होगा बाद में प्रेशर बबल का। तो इनिशियली जो वॉल्यूम था बबल का, लेट अस से वो V0 था, ये कोऑर्डिनेट है V0, और V0 हम लोग जानते हैं कितना था, 4/3 पाई r³, ये इनिशियल वॉल्यूम था बबल का। बाद में वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो चुका है, तो कितना कम हुआ है, तो लेट अस से दिस गैप इज ΔV, और ΔV की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी है, 4πr² × A, ये भी हमने देखा था। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की दिखेगी, इस तरह की कुछ प्रोसेस दिखेगी, मान लो ऐसे, ठीक है। और क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन है तो इसके कर्व की ज़रा टेंशन मत लो, कर्व कैसा है, एडियाबैटिक है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन मान लो, क्योंकि छोटा सा जो है अपने पास ये लेंथ है, तो कर्व बड़ा कैसा भी हो बट उसको छोटा सा पोर्शन लेंगे तो इट इज एज गुड एज स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह आप मान सकते हो। तो इस तरह की प्रोसेस हुई है यहाँ पे, इस तरह की प्रोसेस हुई है। क्या प्रोसेस हुई है, प्रेशर आपका बढ़ चुका है, वॉल्यूम आपका घट चुका है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस है, ये प्रेशर ऑफ द गैस है। तो ये जो कर्व के अंडर जो एरिया है, ये वाला जो एरिया देख पा रहे हो आप लोग, पूरा कर्व के अंडर प्रेशर ऑफ द गैस का अगर ग्राफ है तो उसका एरिया क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस, है ना। तो ये पूरा आपका वर्क डन बाय द गैस आएगा इन द प्रोसेस। एडियाबैटिक जो प्रोसेस हुई है उसका वर्क डन आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें देखेंगे, इसमें 2 पोर्शन कर देते हैं हम लोग, 2 पोर्शन। तो ये ट्रायंगल जो है इसको सेपरेट करो। ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा पोर्शन ऑफ द ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन ट्रीट करें। ये ट्रायंगल अलग और ये नीचे वाला अलग, है ना। नीचे वाला जो एरिया है इसको अगर मैं लिखूँ, ये कितना आएगा, देखो इस नीचे वाले एरिया को, ये P0 × V0 आएगा, सिंपल नहीं, P0 × ΔV आएगा, P0 × ΔV। ये एरिया, ये क्या बोलते हैं अपना ग्राफ का, ये यहाँ पे एरिया आने वाला है कि नहीं। तो ये वर्क डन ऑफ द गैस का एक पोर्शन हो गया, प्लस ट्रायंगल का एरिया जो कितना आएगा, ट्रायंगल का जो एरिया है आप ध्यान से देखो तो वो आएगा ½ × बेस × हाइट। तो हाइट तो ΔP है, ये DP है, ½ × DP × और ये ΔV आ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से ये एक वर्क डन और ये एक वर्क डन, दोनों सेपरेट निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो अपने को टोटल वर्क डन बाय द गैस यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। अभी मैंने क्या बोला था, अपने को सारा वर्क डन निकालना है। तो पहले वर्क डन बाय गैस को मैं लिखूँ अगर, तो कितना आएगा, P0 ΔV प्लस ½ DP × DV लिख देता हूँ इसको। ये टोटल है वर्क डन बाय द गैस, है ना। प्लस वर्क डन बाय द वाटर कितना था, वो था P0 × DV, है कि नहीं, वो तो हमने डिस्कस किया था। तो ये दोनों वर्क डन जो है इस तरीके से अपने पास सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गैस कंप्रेस हुआ है तो ये निगेटिव वर्क डन होगा एडियाबैटिक प्रोसेस का, और ये जो था ये पॉजिटिव वर्क डन था।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये टर्म और ये टर्म यहाँ पे कैंसिल होती है, इक्वली है ना, देखो ना। तो अपने पास जो आंसर आएगा फाइनल वर्डन टोटल जो हुआ था उसका, वो बचेगा बस, निगेटिव तो हटा दो क्योंकि निगेटिव मतलब कंप्रेशन हुआ है तो निगेटिव आने वाला है। तो हाफ dp इंटू dv, ये वर्डन अपने को फाइनली बचेगा टोटल वर्डन में। इसको हमें निकालना है। इसको आप निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, अपने पास एक और चीज़ है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो वहाँ से अगर आप dp की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि dv तो अपने को पता है 4πr² इंटू a है कि नहीं, तो हाफ इंटू dp की वैल्यू कितनी आएगी, गामा p/v आएगी, मानते हो इस बात को, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इंटू ये हाफ लिख दिया ये, और dv की वैल्यू 4πr² इंटू a, ये v मतलब आपका v0 हो जाएगा, p मतलब आपका p0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज आप भरोगे और v0 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है मैंने, वो सब डालोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा 2.05, जो कि फाइनल IIT के आंसर की में एक्सेप्टेबल आंसर था। तो इस तरीके से करेक्ट मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ये मेथड से जनरली कोई करता नहीं है। सब लोग जो है नॉर्मल वर्डन बाय गैस का फॉर्मूला लगा करेंगे, उसमें जो है सब लोग 1 - x की पावर n को अप्रोक्सीमेट करके 1 - nx लिखेंगे। आगे की टर्म कौन लिखता है भाई, कैसे पता चलेगा लिखनी है, कब लिखनी कब नहीं लिखनी है। तो आगे की टर्म लिखेंगे तो सही आंसर आता है, नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग आंसर आता है IIT के हिसाब से। इसलिए इस मेथड से जाना तो कोई मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये मेथड कोई सोचेगा ही क्यों जब वो मेथड अवेलेबल है और बच्चों को लग रहा है कि भाई अप्रोक्सीमेशन हमसे करवाएंगे नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने लायक था नहीं, बट करेक्ट मेथड ये थी, और इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आता हुआ लग रहा है। थैंक यू। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास ए और बी जो है दो ब्लॉक हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ए का जो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट है वो स्मूथ है, और ए का बी के साथ जो कॉन्टैक्ट है उसमें फ्रिक्शन है, म्यू की वैल्यू 0.45 दे रखी है। दोनों को इंडिविजुअल स्प्रिंग से यहाँ पे जो है बांध के रखा हुआ है। डेटा यहाँ पे लिख लेता हूँ, दोनों का मास 2 kg है, दोनों ब्लॉक्स का मास 2 kg है, और के की वैल्यू जो है आपको, के की वैल्यू 150 न्यूटन पर मीटर ले लो आप, और के बी की जो वैल्यू है आपकी वो ले लो, ये के हो गया आपका, के बी की वैल्यू ले लो कितनी लेंगे, 450 ले लो, 450 न्यूटन पर मीटर, 3 गुना कर दिया हम जानबूझ के। तो इस तरह से कुछ डेटा ले लेते हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ इनको ऑसिलेशन करवाना है ताकि इनका कॉन्टैक्ट बना रहे। ये सब अपने क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड ए मैक्स, दोनों का कॉन्टैक्ट बना रहना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम एंड में लगेगा आपका। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। अब इसको चालू करते करना। इनिशियली बोला गया है कि ये जो डायग्राम आपको गिवन है, जो ये चीज़ दिखाई गई है मीन पोजीशन है, क्योंकि रेस्ट लिखा है ना, तो मीन पोजीशन पे ये सीन था, और मीन पोजीशन पे आप जानते हो फोर्स क्या होनी चाहिए, आपके बैलेंस होनी चाहिए। तो ये अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो मीन पोजीशन पे ये फुल स्पीड में होंगे, बट क्योंकि मीन पोजीशन का ये फोटो है तो उस समय उनके फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो फोर्स कैसे बैलेंस होंगे, क्वेश्चन में एक डेटा और गिवन है कि जब जो है मीन पोजीशन आई थी तब ये वाली जो स्प्रिंग थी 1.2 सेंटीमीटर इलोंगेटेड थी, इलोंगेटेड। तो ये वापस बुलाएगा इसका फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स इलोंगेटेड स्प्रिंग को वापस बुलाता है नेचुरल लेंथ की तरफ। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, k इंटू एक्स ए, है कि नहीं, k इंटू एक्स ए। तो k इंटू एक्स ए कितना आ रहा है, देखो k की वैल्यू है 150 और एक्स ए की वैल्यू है 1.2 सेंटीमीटर। तो 10⁻² के हिसाब से यहाँ पे 1.8 न्यूटन का फोर्स बन जाता है। 10⁻², यहाँ लिखा नहीं पाया मैं, तो 1.8 न्यूटन का फोर्स राइट में अगर लग रहा है तो इस टोटल बॉडी को एक साथ देखा जाए तो फ्रिक्शन जो है इंटरनल फोर्स बन जाएगा आपका। तो 1.8 न्यूटन फोर्स अगर इधर लग रहा है तो 1.8 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगेगा, है कि नहीं, तभी तो ये रेस्ट पे कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पे कहलाएगा, मीन पोजीशन पे कहलाएगा। तो 1.8 लेफ्ट में भी होगा, तो उसके हिसाब से के भी अपने गिवन है। तो यहाँ का इसका एक्सटेंशन अपन देख सकते हैं, 150 का ये 3 गुना है ना, तो ये 3 गुना का मतलब आपका 1.2 का 3, 0.4 सेंटीमीटर का एक्स भी आ जाएगा आपका, 0.4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन इसमें आ जाएगा। तो इसमें भी एक्सटेंशन था, इसमें भी एक्सटेंशन था इक्विलिब्रियम पे, इसलिए ये भी वापस बुला रहा था, ये भी वापस बुला रहा था। इस तरीके का सीन यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब जो है ये तो हो गया सब कच्चा चिट्टा खोल दिया हमने, इनिशियली कैसा था, क्या था, क्या नहीं था। अब पॉइंट ये है कि आपने को यहाँ पे देखना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूछा ए मैक्स, एम्पलीट्यूड तो वही आता है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन से थोड़ा आगे निकल के मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है मैं यहाँ पे चला गया, x = a पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं पहुँच गया। ये मीन था आपका, मीन पोजीशन, मीन का मतलब होता है x = 0, ये x = a पे आ गया मैं। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो अपना ये ऑरेंज वाला ब्लॉक है, देखो ये अपना b है, और उसके नीचे जो है ये ब्लॉक गुलाबी वाला, ये अपना a है, ओके। तो इस तरह का डायग्राम बनता है। इस समय ये दोनों एक साथ ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों का ओमेगा होगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, √k/m। √k में आप देखो k + kb, क्योंकि k और kb टुगेदर मोशन के लिए सीरीज में है, सीरीज में नहीं सॉरी पैरेलल में है। तो k और kb आपके पैरेलल में है, डायरेक्ट k इक्विवेलेंट आपका 600 आ जाएगा दोनों का एडिशन करके। अपॉन मास कितना इसका, तो दोनों का मिला के दोनों एक साथ कर रहे हैं ऑसिलेशन, तो 4, तो √150 जो है आपका ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा पता चल गया। ओमेगा अगर पता चला तो मुझे यहाँ का एक्सेलरेशन पता चल गया, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन का एक्सेलरेशन होता है ω² × A। तो ω² है आपका 150 और a है आपका a।
तो यहाँ पे जो है इतना एक्सेलरेशन आना चाहिए। अब एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाने के लिए आप टुगेदर वाला एफबीडी मत बनाओ, दोनों को मिला के एफबीडी मत बनाओ, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन गायब हो जाएगा और फ्रिक्शन की लिमिट हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो या तो बी का बनाओ या तो ए का बनाओ, किसका बनाना है बोलो। तो मुझे दिख रहा है ए खाली दिख रहा है, ए का एफबीडी बनाता हूँ या बी का बना सकता हूँ, तो बी का ही बना लेता हूँ। चलो ऊपर दिख रहा है, तो बी का एफबीडी बनाने के लिए आप देखो बी के ऊपर जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो इस तरफ लगेगा। ऑलरेडी लेफ्ट में लग रहा था और बढ़ गया होगा राइट में जाने से, तो कितना होगा वो, ऑलरेडी 1.8 फोर्स था, 1.8 का फोर्स तो ऑलरेडी था न्यूटन में, है कि नहीं। प्लस एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कितना आ गया, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपका आ गया कितने का, के का, है ना। ए आगे बढ़ चुके हैं, तो एक्स्ट्रा के, और के कितना है इसका, बी का 450 ए यहाँ पे लगेगा, 450 इंटू ए का एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो ये लेफ्ट में फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग के द्वारा, किसके द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा इतना फोर्स लेफ्ट में लग रहा होगा। अब इस पे फ्रिक्शन होना चाहिए कहाँ, वो देखो वो कैसे समझ में आएगा। ए की बात करें तो ए का जो स्प्रिंग है वो राइट साइड में फोर्स लगा रहा है ऐसे, वो फोर्स कम हो गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब एक्सटेंशन उसका कम हो चुका है, राइट साइड में फोर्स लगा रहा होगा वो स्प्रिंग। और ए का भी एक्सेलरेशन 150 ही आने वाला है, दोनों का एक्सेलरेशन 150 है, तो टुगेदर मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन दोनों का है। तो लेफ्ट में एक्सेलरेशन आने के लिए ए के पास एक लेफ्ट में फोर्स होना चाहिए, तो वो फ्रिक्शन ही होगा, और कौन होगा। तो मुझे पता चला कि ए की फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट में लगने वाला है, तो बी पे पक्का राइट में लग रहा होगा। तो बी का जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, और वो मैक्सिमम लग रहा होगा, म्यू एम जी, मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, म्यू एम जी मतलब यहाँ पे म्यू तो अपना कितना था 0.45 इंटू एम जी जो है, बी का एफबीडी बना रहा हूँ तो बी का एम जी लूँगा मैं, इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन जो बैलेंस करेगा एन को। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे आएगा 20, तो कितना आएगा ये 9 न्यूटन का फोर्स आएगा। अब लिखते हैं एफबीडी किसकी, बी की। तो बी की एफबीडी में देखो 1.8 प्लस 450 ए, ये राइट साइड में फोर्स है, -9 ये नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास मेरा कितना है बेटा, बी का मास जो है 2 है, और एक्सेलरेशन है 150 ए, है कि नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितना आ रहा है 1.8 - 9। अगर हम देखें तो ये निगेटिव में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये भी निगेटिव में जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक काम करते हैं, 1.8 - 9 करेंगे तो कितना आएगा, -7.2 यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू ये 300 ए में से 450 आएगा, तो -150 ए यहाँ पे आएगा ऐसे, है कि नहीं। तो यहाँ से अपन देखें तो कितना आ रही है, माइनस माइनस कट गया, 7.2 अपॉन 150, ये मेरी ए की वैल्यू निकल के आ रही है। तो ए को मैं अगर ठीक से लिखूँ तो ये कितना आएगा आपका 72 अपॉन 1500 ऐसे आएगा, है कि नहीं। ये 2 अगर निकालूँ मैं, सेंटीमीटर में लिखना है मेरे को, तो 72 अपॉन 15, तो किससे जाएगा इसको, अगर मैं 3 से इसको जो है डिवाइड करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 5, तो 4.8 सेंटीमीटर मेरा एम्पलीट्यूड निकल के आ रहा है। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम लग चुका है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन आ नहीं पाएगा, तो इसके आगे ये जा नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ विच दे कैन मूव टुगेदर का आंसर आता है 4.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से आराम से रिवाइंड करके देखिए अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया है तो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने आपके। तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो एनएलएम पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि पेंडुलम यहाँ पे आ रहा है, कोनिकल पेंडुलम, इसलिए मैंने इसमें डाला है। तो क्या सीन है देखो, पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जब नॉर्मल गाड़ी चलती है, मान लो इसे गाड़ी चलती नहीं, रेस्ट पे है, ये गाड़ी के अंदर एक कोनिकल पेंडुलम बन रहा है, एक बॉब लटका हुआ था जिसकी लेंथ हमें दी है रस्सी की √2.5 मीटर, और एक गुलाबी कलर का बॉब रस्सी से बांधा हुआ था। इसको हमने सर्कुलर मोशन में सेट कर दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो एक प्लेन में ऐसे सर्कल में वो घूमता रहेगा, और वो एक एंगल यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे जो एंगल है वो आता रहेगा कुछ, तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरह से वो सर्कुलर मोशन करेगा। कोनिकल पेंडुलम इसको बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड वगैरह निकाला जाता है। तो ये नॉर्मल सीन है अपना। अब क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है, हमें बोला गया कि ये कार जो अब रुकी हुई नहीं है, इसका एक्सेलरेशन है, तो कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ जी। तो क्या होगा, तो आप जानते हो कि अब रस्सी जो है पहले स्ट्रेट अगर अपने आप रेस्ट पे आती थी, अब वो 45 डिग्री एंगल पे आएगी, tan इनवर्स ऑफ A/G, ए और जी इक्वल हो चुके हैं। तो ये 45 डिग्री वाली जो लाइन है ये आपका जी इफेक्टिव रिप्रेजेंट करती है, जो कि आएगा आपका √2g आएगा अभी, क्योंकि A = g हो चुका है कि नहीं। तो इस तरह से ये इफेक्टिव ग्रेविटी की लाइन है। तो इसके अबाउट अब सर्कल बनेगा, और आपका कोनिकल पेंडुलम में क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन होता रहेगा, उस टेढ़े प्लेन में होता रहेगा, है कि नहीं। तो उसका हमें ओमेगा निकालना है, और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट वी विल बी प्लगिंग इन आफ्टर द डायग्राम। तो डायग्राम में यहाँ बना लेता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिए। मान लो ये सेंटर है सर्कल का, तो अब जो है आपका इस तरीके का जो है सर्कल बनेगा टेढ़ा ऐसे, ग्रेविटी टेढ़ी हो चुकी है ना ऐसे, तो उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बनेगा, तो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर प्लेन में से उसका सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पे मैं रस्सी को दिखा देता हूँ, ये रस्सी ऐसे जो है इन 2 पॉइंट के बीच में ऐसे होगी, और ये बॉब जो है आपका यहाँ पर होगा। तो इस टेढ़े वाले प्लेन में अभी क्या हो रहा है, आपका सर्कुलर मोशन चल रहा है, यूसीएम चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे ऐसे घूम रहा है वो, है कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन 45 डिग्री पे आने के कारण इफेक्टिव एक्सेलरेशन, अंदर के फ्रेम से देखे तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन टेढ़ा दिखेगा। तो ये सब चीज़ें हैं अभी। अब जो है ये डेटा आपने गिवन है, और ये एंगल जो है मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता एंगल कितना है, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ इस एंगल को।
ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो इस टेढ़े प्लेन में अभी आपका यूसीएम चलने वाला है, ऐसे ही बॉब ऑसिलेट करेगा। तो ओमेगा हमें निकालना है। क्या बोला गया है? मैक्सिमम वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स ऑन इट्स पाथ। तो वर्टिकल सेपरेशन मैक्सिमम कौन से दो पॉइंट के बीच में होगा? एक तो ये पॉइंट और एक तो ये पॉइंट। तो ये जो हाइट डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ये अपने को ये जो हाइट डिफरेंस गिवन है ये कितने का गिवन है? 1 मीटर का गिवन है। तो यहाँ से कुछ आइडिया शायद लग सकता है। ठीक है, अब इस सर्कल की रेडियस हमें नहीं पता है, उसको जो है थोड़ी देर के लिए मैं आर मान लेता हूँ। तो ये जो रेडियस है इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ। तो ये अगर कैपिटल आर मेरी रेडियस है तो आप देख पा रहे हो कि इसको अगर मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड भी कर दूँ पूरा तो ये डायमीटर बन जाएगी, ऐसे ये 2r हो जाएगा। तो 2r और ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे है टेढ़ा वाला, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा? 45 डिग्री होगा। प्लेन के बीच का और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, प्लेन तो अभी हॉरिजॉन्टल था पहले, मतलब पहले इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये हो रहा था आपका यूसीएम, अब वो प्लेन 45 डिग्री शिफ्ट हो गया इस तरीके से। अब जो है यहाँ से अपन देख सकते हैं, कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ से अगर मैं tan 45 ले लूँ, tan 45, tan तो नहीं 2r भी लेना है मेरे को, sin 45 ले लेता हूँ। तो sin 45 अगर ले लूँ ट्रायंगल में तो मेरे को दिखेगा 1/2r। तो यहाँ से 2r की वैल्यू कितनी आ रही है? 2r की वैल्यू आ रही है √2, है ना। तो r की वैल्यू आ रही है √2/2 मतलब 1/√2। तो r की वैल्यू 1/√2 यहाँ से निकल के आती है। ठीक है, ये पहला यहाँ पे कैच है। अब जो है थोड़ा सा FBD बनाने का काम है। तो यहाँ पर मैं FBD बना रहा हूँ क्योंकि एंगल मैंने यहाँ का लिया है। तो यहाँ पर FBD बनाऊंगा तो आप ध्यान से देखिए, टेंशन जो लगेगा इसके ऊपर, ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, इसके मैं कंपोनेंट करना चाहूँगा अभी। अब टेंशन के कंपोनेंट हम कैसे करते हैं? नॉर्मली यूसीएम में आपको याद होगा ग्रेविटी की तरफ करते हैं, सेंट्रीपिटल वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी टेढ़ी हो चुकी है, तो लेट्स ड्रॉ द टेढ़ा लाइन। तो ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है यहाँ पे बना लेता हूँ मैं जानबूझ के, क्योंकि इसके अलॉन्ग मेरे को एक कंपोनेंट मारना है। और ये टेढ़ी जो लाइन है उसका एंगल अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल आपको थीटा होगा। तो टेंशन, ये ग्रीन वाला जो टेंशन है आपका, इसके कंपोनेंट कर दो। टेंशन का एक कंपोनेंट आपका जाएगा, कलर कौन सा लूँ? कलर कौन सा लूँ बेटा? लाल ले लेता हूँ, लाल तो हो चुका है भाई, कलर ही नहीं है, पिंक। हाँ, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, वो बनेगा आपका टी कॉस थीटा, जो कि टेढ़ी ग्रेविटी को √2g को बैलेंस करेगा, है ना। तो टी कॉस थीटा जो है आपका वो m इंटू √2g को बैलेंस करेगा। √2g मतलब वो ऐसे ग्रेविटी लग रही है ऐसे, है ना, वो भी एक फोर्स है। तो दिखा देता हूँ, चलो भाई, तुम बोलोगे फिर mg इफेक्टिव, ये वाला आपका फोर्स लग रहा है ऐसे, है कि नहीं। तो टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। टी साइन थीटा ये जो है, तो टी साइन थीटा जो है ऊपर ले लेता हूँ, टी साइन थीटा जो है आपका वो बनेगा m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R। ओमेगा मतलब आपको निकालना है वही, m तो आपको पता है और R रेडियस है उसकी मान लिया हमने। अब tan थीटा ले लो, डिवाइड कर दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा क्या आएगा देखो, mm खलास, तो ओमेगा स्क्वायर R अपॉन √2g, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है। अब R की वैल्यू अगर हम लगते हैं, R की वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ये tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब जो है ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो 2g तो पता है 20 वैल्यू उसकी, tan थीटा एक बार निकल जाए तो काम हो जाए। tan थीटा कैसे निकलेगा? फिर से उस ट्रायंगल में हम लोग आ सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? ये ट्रायंगल आप देखो अब यहाँ, ये ट्रायंगल A, ये पॉइंट को B बोलता हूँ और सेंटर को C बोलता हूँ। तो ये टेढ़ा ट्रायंगल ABC दिख रहा है आपको? ABC ट्रायंगल में ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल आपका 90 है। तो ABC ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लेना चाहूँगा तो कितना आएगा? tan थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड आपकी जो है, ये तो R हो जाएगी, है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये जो है एडजेसेंट साइड, ये तो लेंथ हो जाएगी, जो कि अपने को यहाँ पे नहीं गिवन है। तो लेंथ को मैं यहाँ पे कुछ प्लग इन कर लेता हूँ वैल्यू, तो मन से मेरी वैल्यू लेता हूँ। तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शायद मैंने इनिशियली दी थी शायद, है ना। तो लेंथ की वैल्यू जो है अंडर रूट में 2.5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, इस तरह से दी थी मैंने। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी। तो अब बच्चों हम लोग जो है tan थीटा तक पहुँच गए हैं, थोड़ा सा अब इसमें और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ द रस्सी की वैल्यू हमने पहले ही बता चुके हैं आपको। ये जो B से लेके A तक रस्सी है ना लेंथ, ये अपने पास है रूट में 5/2 या रूट में 2.5 है। अब जो है एक ट्रायंगल हमें देखना है ACB, इसमें ये एंगल आपका 90 है ना। ACB ट्रायंगल में अगर हम देखें तो अपने पास क्या क्या अवेलेबल है? अपने पास AB लेंथ है, थीटा है और BC भी है, मतलब जो रेडियस है। तो यहाँ से मैं लेना चाहूँगा साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आ रहा है देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड जो कि रेडियस बन जाएगी, साइन थीटा की अपोजिट ये रेडियस बन जाएगी, अपॉन वो जो हाइपोटेनस है मतलब लेंथ है अंडर रूट में 5/2। तो रेडियस की वैल्यू 1/√2 लिख दूँ और क्या बोलते हैं आपका जो अंडर रूट 5/2 है ये, तो ये √2 यहाँ पे खत्म हो जाता है, 1/√5 बच रहा है मेरे ख्याल से, 1/√5 साइन थीटा बच रहा है। ओके, तो 1/√5 अगर साइन थीटा बच रहा है तो यहाँ से अपन tan थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, है ना। तो ट्रायंगल बना लो छोटा सा, ये cos थीटा निकालो फटाफट। cos थीटा कितना आता है? अंडर रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर 1/5, तो ये 4/5 मतलब 2/√5 बच जाएगा आपका, ये है कि नहीं, cos थीटा।
तो 2/√5 cos थीटा। tan थीटा कितना आएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू है 1/√5, 1/2 लिख दो डायरेक्ट, साइन tan थीटा 1/2 आ जाएगा। tan थीटा 1/2 आने के कारण ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4g, नहीं यहाँ पे 1/2, अच्छा 4g नहीं सिर्फ g आएगा, 2 कट जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 1/2 है ना, 2 खलास हो गया, तो ओमेगा आ जाएगा आपका √10, मतलब 3.14 आसपास जो भी। तो इस तरह से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, हमने √10 ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। थैंक यू। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करते हैं। तो उसके पहले कॉन्सेप्ट देख लो, 2 ब्लॉक सिस्टम है M1 M2 और उसको एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्ट किया है। तो इसका एसटीएम कैसे होगा, मान लो इसको ऐसे दबा दिया दोनों को, तो इस तरह से दोनों एसटीएम कर सकते हैं, है कि नहीं। हो सकता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर हो कहीं, मान लो सेंटर ऑफ मास, वो तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो इतनी स्प्रिंग है इसको रेस्ट पे अगर हम पकड़ें तो ये ऐसे एसटीएम करेगा ऐसे, और ये M2 भी इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे करेगा एसटीएम, और दोनों को एक साथ देखें तो बेसिकली इस तरीके से एसटीएम होता रहता है। तो ये सेम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एसटीएम हो रहा है यहाँ पे उसका टाइम पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2π√μ/k, म्यू जो रेड्यूस मास है आपका होता है M1 M2 अपॉन M1 + M2। इसको डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी लेंथ स्प्रिंग क्या अगर ले तो ये इसको वॉल मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है, तो ये वाली लेंथ का के चेंज हो जाएगा लेंथ के अकॉर्डिंग, इसको L1 अगर बोल दिया तो निकाल भी सकते हैं सेंटर ऑफ मास से, तो वो सब करके डिराइव कर सकते हैं। तो अभी के लिए याद रखो 2 ब्लॉक सिस्टम कनेक्टेड बाय सिंगल स्प्रिंग का फॉर्मूला टाइम पीरियड का ही आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते देखो, यहाँ पे अपने को दिया है कि स्मूथ सरफेस के ऊपर 2 ब्लॉक सिस्टम है और इसको प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, है ना। तो स्प्रिंग में कोई जो है नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग में कोई खिंचाव नहीं है इस समय, और इस भी स्प्रिंग में कोई खिंचाव नहीं है, दोनों आइडेंटिकल सिस्टम है, एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है। तो दोनों की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, इसकी भी स्पीड V नॉट रहेगी, इसकी भी स्पीड V नॉट रहेगी। तो स्प्रिंग का जो है एलोंगेशन होने का कारण ही नहीं है कोई, तो नेचुरल लेंथ पे ही आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से। और L डिस्टेंस एक दूसरे से दूर है, वो टकराने वाले हैं, और कोलिजन सारे अपने को इलास्टिक लेने हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आफ्टर हाउ मच टाइम दिस डायग्राम विल बी देयर, मतलब सॉरी ऐसे नहीं बोला जाएगा, आफ्टर हाउ मच टाइम सेपरेशन बिटवीन दीज 2 ब्लॉक्स विल बी अगेन L, है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन है मान लो। तो क्या होगा, तो पहले देखते हैं कि इस सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ये भी थोड़ा सा आगे आएगा, ये भी थोड़ा सा आगे आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी कोलिजन हो जाएगी। तो इस डायग्राम से कोलिजन वाले स्टेट तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो L/2 V नॉट इतना टाइम लगने वाला है कि नहीं। इसकी स्पीड V नॉट है, L/2 चलना है, तो L/2 V नॉट टाइम में जो है ये डायग्राम चेंज होके आपको एक कोलिजन वाला डायग्राम दिखेगा। तो फटाफट बना लेता हूँ मैं कोलिजन वाला डायग्राम। तो इसमें आपका स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे ही है आपका स्प्रिंग, ये भी M है, ये भी M है, और यहाँ पे कोलिजन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। कोलिजन यहाँ पे मैंने करवा दिया है कोलिजन मैंने करवा दिया है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगा L/2 V नॉट, है कि नहीं। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसकी स्पीड तो अभी भी V नॉट ही रहेगी, इसकी स्पीड तो अभी भी V नॉट रहेगी, इन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट ये दोनों स्पीड इंटरचेंज कर लेंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन इक्वल मास है, स्पीड इंटरचेंज। तो ये राइट में जा रहा था तो अभी लेफ्ट में जाएगा, और ये लेफ्ट में जा रहा था तो ये राइट में जाएगा। तो इस तरीके का सीन बनेगा, कोलिजन हो चुका है। अब इसके बाद आप देख सकते हो ये लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, सिर्फ लेफ्ट वाले को देखो, तो ये दोनों ऐसे लग रहा है आपको, ऐसे करेंगे डैचू डैचू ऐसे, है कि नहीं। तो यहाँ से फिर वो सेंटर ऑफ मास तो नहीं, यहाँ तक एक पर्टिकुलर वैल्यू तो जाएगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे आ चुका है। देखो इसकी भी स्पीड V नॉट है, इसकी भी V नॉट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ होगा और इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ होगा, तो कोलिजन के कारण दोनों के सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, मतलब एक ही जगह पे ये ऐसे ऐसे करेंगे। तो यहाँ से इधर जाके फिर वापस आने में मतलब आधा ऑसिलेशन हो गया इसका, समझ पा रहे हो आप लोग। यहाँ से जो है जाके फिर वापस आ गया, मतलब आधा ऑसिलेशन हो गया, उसको टाइम लगेगा T/2, है ना, उसको टाइम लगेगा T/2, और T/2 टाइम के बाद जो है फिर से डायग्राम आपकी ऐसी बनेगी, ये इधर आ जाएगा T/2 टाइम के बाद, ये इधर हो जाएगा। ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि T/2 टाइम हुआ है, ये इधर गया आगे बेचारा, फिर वापस आया लेफ्ट में, ये हो गया ऐसे। और इसका जो है ये M, ये आपका क्या बोलते हैं, उल्टा कर रहे हैं, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार मैं, सही किया क्या मैंने। T/2 टाइम में ये इधर गया और वापस आ गया V नॉट से, और फिर ये आगे जाएगा और फिर ये वापस आएगा, तो इसका भी V नॉट होगा क्या, यहाँ पे फिर से कोलिजन हो गया ना। T/2 टाइम के बाद ऐसे V नॉट हुआ है, तो सही है, फिर से कोलिजन होगी, तो क्या कर सकते हैं अभी, तो यहाँ पे फिर से कोलिजन हो जाएगी। ये M है आपका, और ये इधर इस बार V नॉट हो जाएगा ऐसे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक टाइम हुआ है वो T/2 का टाइम लगा यहाँ पे, ठीक है। और कोलिजन होने के जस्ट तुरंत बाद फिर से ये वेलोसिटीज पलट जाएंगी, और पलटने के बाद जो है ये इधर निकल लेगा V नॉट से, और ये इधर निकलेगा V नॉट से, इन दोनों वेलोसिटी पे चेंज नहीं आएगा, इस पे कोलिजन नहीं हुआ है। तो उसके बाद ये डायग्राम और ये डायग्राम आपको लगता नहीं सेम है कि नहीं, फिर ये इधर निकल जाएगा और ये अपना इधर निकल जाएगा, और फिर से इतना टाइम चलने के बाद उनके बीच की दूरी फिर से L हो जाएगी। तो नेक्स्ट डायग्राम के लिए फिर से टाइम कितना लगने वाला है, L/2 V नॉट लगने वाला है, इसके बाद जो डायग्राम आएगी। तो टोटल टाइम कितना हुआ बेटा, L/2 V नॉट, L/2 V नॉट, तो ये हो गया L/V नॉट, प्लस ये जो ऐसे ऐसे करने का जो टाइम हुआ, कोलिजन तो तुरंत हो जाती है, वो आपका T/2 था, और T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है T/2 की वैल्यू π√μ/k, तो π√μ यहाँ पे
आएगा तो m/2 आएगा, तो m/2 के यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर, जो आपको फिर से l डिस्टेंस देगा आफ्टर दिस डायग्राम। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान सुनना। इनकी कोलिजन होगी, कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा, l/2 चलने का, ये l/2 v0 लगेगा। फिर वो कोलिजन होने के बाद क्या हो जाएगा, इनकी वेलोसिटी से पलट जाएगी, है कि नहीं, ये राइट में जा रहा था तो लेफ्ट में जाएगा। फिर ऐसा वाला सीन होगा, उसका टाइम आ गया t/2, जो हमने निकाल लिया है, ये वाला t/2। और उसके बाद क्या होगा, फिर से भिड़ेंगे एक दूसरे को, है ना। वो ऐसे ऐसे होने के बाद फिर से भिड़ेंगे और तुरंत वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी इन्हीं दोनों की, क्योंकि इन्हीं का कोलिजन हो रहा है यहाँ पे। तो ये v0 ये v0 आ जाएगा, और फिर दोनों के v0 हो गए लेफ्ट साइड में, तो दोनों ऐसे निकल जाएंगे, ये ऐसे निकल जाएगा, और फिर से l/2 v0 टाइम के बाद आपको सेपरेशन उनके बीच का l देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस हो गया। तो ये l/v0 टोटल टाइम हो गया, और ये ऐसे ऐसे करने का टाइम ये वाला हो गया। तो ये आंसर आता है अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका JEE एडवांस का 2025 का PYQ है। तो बहुत सिंपल सेटअप है इसमें। देखो, एक अपने को एक सर्कुलर फ्रेम दी है ऐसे, इसमें एक स्प्रिंग लगा रखी है और एक छोटा सा रोलिंग बॉल यहाँ पे दिया है, और स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, बड़े सर्कल की रेडियस R है, छोटे वाले की स्मॉल r है, और इसको अपने को डिस्प्लेस करके छोड़ देना है। तो ये प्योर रोलिंग करते करते यहाँ पे क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा एक प्रकार से। तो उसका टाइम पीरियड हमें निकालने को बोला गया है। तो इरिडो में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी का थोड़ा सा स्प्रिंग लगा के थोड़ा एक्सटेंशन यहाँ पे कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्लास में भी हम लोग कराते हैं इसको, तो काइंड ऑफ जो है सिमिलर पैटर्न है, बस स्प्रिंग एक्स्ट्रा इसमें आ चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, दिख नहीं रहा होगा। टाइम पीरियड निकालने बेसिकली सेटअप का। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखिए अब जो है पहले वाले केस में क्या था, बॉल मैंने सेंटर पे रखा था, वो जो डायग्राम दिखी थी ना इनिशियली, वो बॉल सेंटर पे था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हम लोग छोड़ देंगे, तो ये SHM करेगा, टाइम पीरियड हम निकालने वाले। तो बॉल को हमने डिस्प्लेस कर दिया है, ग्रीन वाली बॉल है, उसका रेडियस स्मॉल r है। तो आप देखिए थीटा आपका जो है एंगुलर SHM होने वाला है। इसका एंगुलर SHM का अगर मैं पाथ दिखाऊँ, इमेजिन ही करना है आपको कि SHM कैसे हो रहा है सर, दिखाओ। तो ये उसका पाथ है, ऐसे मान लो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है ऐसे θ0, तो इस पाथ पे जो है SHM होगा। तो ऐसे बॉल आएगी, ऐसे बॉल जाएगी, ये सब होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है ध्यान से देखो, अभी हमारा जो है थीटा एंगल से हमने डिस्प्लेस कर दिया है इस बॉल को। तो थीटा आपका इस तरीके से है, तो अल्फा जो है बॉल का इस तरीके से होना चाहिए। बॉल का बोलने से अच्छा मैं ये बोलूँगा कि इसका मतलब किसका, ये जो रेडियस वेक्टर है येलो वाला, है ना, ये रेडियस वेक्टर जो है सेंटर ऑफ द बॉल का, ये थीटा एंगल डिस्प्लेस कर चुका है। तो इसका वापस लेने वाला ये अल्फा, रिस्टोरिंग अल्फा जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको मैं अल्फा डैश बोल रहा हूँ। ठीक है, ये अल्फा डैश क्या है, रेट ऑफ क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रेडियस वेक्टर, जो सेंटर को जोड़ रहा है ऐसे, सी से सी डैश वाला। ठीक है, ये अल्फा डैश हो गया, ये ऐसे है तो वो ऐसा होना चाहिए रिस्टोरिंग में, ये सीन है। अब ये सेंटर का है, तो ध्यान से देखिए अपने पास ये जो येलो वाली लाइन है वो r माइनस आर है, कैपिटल R बड़े की रेडियस है, स्मॉल r इसकी रेडियस है। तो येलो वाली लाइन का रेडियस हो जाएगा, मतलब लेंथ हो जाएगा r माइनस आर। तो सिमिलरली यहाँ पे इसका लीनियर एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूँ, लीनियर एक्सेलरेशन इसका ऐसे होना चाहिए मीन पोजीशन की तरफ, तो उसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ या लिखूँ, तो वो कितना आएगा, इससे देखो जरा, ये r माइनस आर है और अल्फा डैश है, तो कितना आ जाएगा, r माइनस आर इंटू अल्फा डैश, ये लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिमिलरली क्योंकि ये प्योर रोल कर रहा है, तो इसके सेंटर के अबाउट घूमने का इसका खुद का अल्फा भी होगा, उसको जो है मैं यहाँ पे अल्फा ही बोल रहा हूँ। ये अल्फा डैश अलग है, ये अल्फा अलग है। ये अल्फा क्या है, ये जो प्योर रोलिंग कर रहा है स्पीयर अपने सेंटर के अबाउट एक्सिस पे, ये वाला अल्फा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये वाला अल्फा है। उस हिसाब से इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी ए को प्योर रोलिंग हो रही है इसलिए ए इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपल स्मॉल r इंटू अल्फा। स्मॉल r मतलब इसकी रेडियस है ना, ये बॉटम वाला पॉइंट स्पीयर है अपने को। तो इस ए के दो आंसर निकाले मैंने, क्योंकि ये दो मोशन कर रहा है, ए अपने स्पीयर का भी पॉइंट है प्योर रोलिंग करते हुए, और ये सेंटर एज अ सेंटर अगर लें इसको, तो ये जो है ये सेंटर सी से रेडियस वेक्टर का ऐसे ट्रेवर्सिंग भी हो रहा है। तो ए के दो वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए मैंने। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना। अब FBD बनाते हैं ना, तभी तो फोर्सेस वगैरह लिख पाएंगे। FBD बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। अब देखो इस तरीके का अल्फा अगर लाना है ऐसे वाला, तो फ्रिक्शन आपका ऑब्वियस सी बात है इस तरह से रहा होगा, फ्रिक्शन आपका जो है इस तरीके से रहा होगा। ये फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है प्योर रोलिंग में, ये हो गया। अब mg यहाँ पे लगेगा सेंटर पे, तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, इधर mg साइन थीटा और इधर mg कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे मैं ले चुका हूँ, है ना, इतना तो अपने को आना चाहिए। तो एक एक्सेलरेशन की तरफ ही mg का कंपोनेंट लगेगा, वो होगा mg साइन थीटा, और इधर लगेगा mg कॉस थीटा। इसको कैसे लिखूँ मैं, लिख ही देता हूँ। चलो, नॉर्मल रिएक्शन आपका जो है ऐसे लगेगा, है ना, ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसको अपन बी बोल देते हैं, कुछ भी नाम रखो, बी पॉइंट आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो एफ और एन दोनों का टॉर्क नहीं लगेगा बी पॉइंट के अबाउट, है ना, टॉर्क में अभी बी पॉइंट के अबाउट लेने वाला हूँ। ठीक है, और हमको पता है कि इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट अगर अल्फा है तो इसके अबाउट भी अल्फा होता है। रिजिड बॉडी का एनी 2 पॉइंट्स का अल्फा सेम ही होता है, ये हमने देखा है। तो बी पॉइंट के अबाउट घूमने का अल्फा भी यही वाला अल्फा होगा, है ना। तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने के लिए आपको और कुछ चाहिए, यहाँ पे स्प्रिंग मैंने मिस कर दिए। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना लगेगा, है ना, पहले जो है यहाँ तक थी नेचुरल लेंथ, अब जो है स्प्रिंग खींच के मान लो ऐसे चली गई, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, इस एंगल छोटा सा एंगल अगर है तो r माइनस आर इंटू थीटा,
ये छोटी सी लेंथ इसने ट्रैवर्स की होगी, इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका भी kx फोर्स बैक साइड में लगेगा ऐसे, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इस तरफ जो है मेरे दो फोर्स आने वाले हैं, एक तो mg sin थीटा आ रहा है, क्या बात करते हो, mg sin थीटा आ रहा है, प्लस kx आ रहा है, k इंटू एक्स कितना था अपना, r माइनस आर इंटू थीटा, ये x था अपना। तो इस तरीके से, और mg sin थीटा को भी mg इंटू थीटा लिख सकता हूँ, थीटा स्मॉल है सब जानते हैं। तो इस तरीके से जो है ये फोर्स इधर लग रहा है, इसी का टॉर्क जो है इसको घुमाएगा, है ना, फ्रिक्शन और नॉर्मल का तो नहीं घुमाएगा। तो टॉर्क अगर मैं लिखूँ किस पॉइंट के अबाउट, बी के अबाउट, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट बी इंटू यही वाला अल्फा, इधर भी कॉपी होगा, ये अल्फा हो गया। अब टॉर्क अबाउट बी लिखने के लिए ये रहा टॉर्क, मतलब ये रहे फोर्सेस, टेंजेंशियल फोर्सेस, mg अगर थीटा में कॉमन ले लूँ प्लस के आर माइनस आर इंटू थीटा, ये मैंने अपना फोर्स लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ जो है आपकी स्मॉल आर, तो ये टॉर्क आ गया है कि नहीं। तो ये टॉर्क अबाउट बी लिख दिया मैंने, टॉर्क अबाउट बी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट इसमें राइट में ले लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट बी अगर लिख दिया है इज इक्वल टू आई अबाउट बी इंटू अल्फा, आई अबाउट बी इंटू अल्फा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया अपने यार, क्वेश्चन में देखते हैं क्या था भाई, रेडियस सेंटर ऑफ डिस्क, डिस्क रेडियस आर की डिस्क है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हम सबको आना चाहिए, है कि नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 3/2 mr², क्योंकि मैं सेंटर के अबाउट नहीं लिख रहा, बी पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सिस वाला, 3/2 mr² अपना यहाँ पे आ जाता है, इंटू अल्फा, इंटू क्या है अपना अल्फा है। बट ये अल्फा तो प्योर रोलिंग वाला अल्फा है, अपने को एसटीएम के लिए ऊपर वाला अल्फा चाहिए, एसटीएम इस पाथ पे हो रहा है ऐसे, है ना, ये वाला अल्फा अपने को चाहिए। तो उस अल्फा डैश में और अल्फा में क्या रिलेशन है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। हम जानते हैं कि r माइनस आर इंटू अल्फा डैश इज इक्वल टू आर अल्फा, ये यहाँ से लिखो ना। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू, इस अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा अल्फा डैश के फॉर्म में, तो कितना आएगा अल्फा डैश अपॉन, मेरे को क्या लिखना है, अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करें, तो यहाँ पे आर डाल दो, खत्म, अल्फा की वैल्यू ये हो गई, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, अल्फा डैश आर माइनस आर बाय आर। तो यहाँ पे जो है ये सीन बनता है, ठीक है। अब जो है क्या कर सकते हैं इसमें, अपने को क्या प्रूफ करना है भाई, अपने को अल्फा डैश जो है वो सम कांस्टेंट इनटू सम कांस्टेंट है यहाँ पे इनटू थीटा, ऐसे अगर हमने दिखा दिया तो इट्स लाइक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना, उस तरह का कुछ फॉर्मेट यहाँ बन जाएगा एंगुलर में। तो अल्फा डैश को हम लोग क्लियर कराना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ तो नहीं, कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे पुट करनी पड़ेंगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। आर माइनस आर यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, कॉमन तो नहीं ले पाऊंगा मैं, कॉमन लेके उड़ा भी सकता हूँ ऐसे, ठीक है। इसमें से आर माइनस आर कॉमन ले लेते हैं, तो आर माइनस आर अगर कॉमन ले लिया मैंने तो ब्रैकेट में बचेगा mg अपॉन आर माइनस आर प्लस सिंपली ये k और ये बाहर थीटा आर इक्वल टू 3/2 mr² अल्फा डैश आर माइनस आर अपॉन आर। यहाँ से आर माइनस आर और ये आर माइनस आर यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्विंग और बचा है इसमें, और मेरे ख्याल से आर भी यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ये आर निकल गया, ये आर स्क्वायर में एक बच गया ऐसे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आर अपने पास है, ये भी आर निकल गया, ये भी आर निकल गया, है ना, बहुत कुछ निकल रहा है यार, कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो थीटा की वैल्यू या अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3 m और ये ब्रैकेट mg अपॉन आर माइनस आर प्लस के इंटू ये थीटा। तो ये अल्फा डैश की वैल्यू यहाँ पे बच रही है। तो अल्फा डैश और थीटा में रिलेशन आ चुका है, ये अपना अल्फा डैश आ गया, ये थीटा आ गया, बीच में जो भी चीज़ है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर आ चुका है अपना, कितना आ चुका है ये, ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। मुझे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी है, m डिवाइड में जाएगा क्या, हाँ m ये वाला डिवाइड में जाएगा, 2/3 m जाएगा, है ना। अल्फा डैश लिखा था मैंने अल्फा डैश, तो 2 इधर चला गया और नीचे 3m चला गया बराबर। तो इस तरीके से अब इस m को मेरे ख्याल से अंदर घुसा ही देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचे करे, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 g अपॉन आर माइनस आर प्लस के बाय एम। ये ओमेगा स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से अपने को आंसर आएगा, एक बार आंसर चेक कर लें, लड़की क्यों आ रही है बार बार। तो ये देखो 2/3 g बाय आर माइनस आर के बाय एम अंडर रूट में ये आपका ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन इसका आता है। बड़ा ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था। इसको हम लोग हालांकि एनर्जी मेथड से भी कर सकते थे, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। एनर्जी मेथड से भी बड़ा सिंपल है। एनर्जी मेथड का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं या फिर फंडा क्या होता है एनर्जी मेथड का, तो आपको पता होना चाहिए। एनर्जी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन पे जाके, मतलब इन बिटवीन पोजीशन पे जाके टोटल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बस एक बात याद रखना कि प्योर रोलिंग करते हुए ऑब्जेक्ट की एनर्जी 2 लिखी जाएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो अपने पास 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो लेसो जी फिगर जैसा कुछ है। तो 2 पार्टिकल्स है ए आर बी जो है परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली।
विथ इक्वल एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 सेंटीमीटर 1 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी सबकी जो है 1 हर्ट्ज है, एम्पलीट्यूड दिया है। इक्विलिब्रियम पोजिशन भी दी है अपने को 3,0 एंड 0,4। एट t इक्वल टू 0 b इज एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो b मीन पोजिशन पे है और मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब नीचे आ रहा होगा, तो उसका फेज पाई हो जाएगा। वाइल a इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसका पाई 3π/2 हो जाएगा फेज उसका, है ना। ये सब है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ड्यूरिंग द मोशन विल बी। तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस अपने को ए एंड बी के बीच का यहाँ पे चाहिए होगा। तो ये डायग्राम मैंने बना के रखा है यहाँ पे। तो क्या बोला गया था अपने को कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, क्योंकि कोऑर्डिनेट अपने को दिया था। ये मीन पोजीशन जो है इसकी है 0,4 और ये क्या था मीन पोजीशन यहाँ पे 3,0, इस तरीके से। तो दो अपना एस्टिमेट कर रहे हैं। तो अल्फा यहाँ पे दिख रहा है, ये मीन पोजीशन पे है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका अल्फा होगा 180 डिग्री, मतलब पाई होगा। मानते हो? अल्फा समझ में आता है, इनिशियल फेज, ओके। और इसका अल्फा कितना होगा, तो ये ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो 3π/2 लेफ्ट एक्सट्रीम पे है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 3π/2। ये सीन है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। अब अपने को क्या बोला गया है, t इक्वल टू 0 का डायग्राम है। इनिशियली सब ऐसा था, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 होता है। अब अपने को क्या करना है, इनके बीच का क्या निकालना है अपने को, मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन अपने को यहाँ पे चाहिए होगा, है कि नहीं? वही निकालना है ना। लेट मी चेक। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम सेपरेशन वो सब निकालना है अपने को टाइम पास, ठीक है। अब जो है ध्यान से देखना कि t इक्वल टू 0 का डायग्राम हमने बनाया है, तो किसी जनरल टाइम t पे अगर हम बात करें तो वो कैसे दिखेंगे, एक बार वो देखेंगे, फिर उनके बीच का सेपरेशन निकाला जाएगा। तो जस्ट आफ्टर सम टाइम, लेट अस से कि स्मॉल टाइम t के बाद जो है, जस्ट आफ्टर स्मॉल टाइम t, व्हाट विल हैपन इज कि b थोड़ा सा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्या बोलते हो, और ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा ऐसे। तो इनके कोऑर्डिनेट्स अपने को देखने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए ये वाला, इसका b का कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ओरिजिनली कितना था बेटा 4 था, उससे थोड़ा नीचे आ चुका है। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको आता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स बी, इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, सबको पता है। तो a मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिया जाएगा विच इज 2, दोनों का 2 है। x इज इक्वल टू 2 लिख दिया एम्पलीट्यूड a, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, है कि नहीं? ऐसे इक्वेशन लिखा जाता है। तो ओमेगा t हम जानते हैं ओमेगा t है, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कितनी आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे पाई थी ना, ये पाई आ जाएगा, है कि नहीं? जस्ट आफ्टर टाइम t, इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। तो ये कितना आ रहा है देखो, -2 साइन ऑफ ओमेगा t, इस तरीके से आ रहा है। अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस आ रहा है कि नहीं? तो माइनस जस्ट आपको बता रहा है कि नीचे की तरफ है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे, मैग्नीट्यूड तो 2 साइन ओमेगा t है। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया गुलाबी वाला, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ओरिजिनल यहाँ से यहाँ तक 4 था, तो 4 में से ये हटाना पड़ेगा, -2 साइन ऑफ ओमेगा t, है ना। ये डिस्टेंस आपको कहलाएगा आपका y कोऑर्डिनेट एट जनरल टाइम t। तो y कोऑर्डिनेट अपने को मिल चुका है कि नहीं? इस तरीके से। अब जो है यहाँ पर t टाइम के बाद x कैसे मेजर करेंगे, x से ऐसे मेजर होता है ना। इधर से क्यों किया, x से डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होता है, x का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है कि नहीं? तो x से यहाँ पे मेजर करेंगे हम लोग। x का फॉर्मूला आपको पता है, कितना होता है x का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड फिर से 2 है, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई। तो ओमेगा t प्लस पाई मतलब यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा, सॉरी 5 बोल रहा था मैं, ओमेगा t प्लस अल्फा है 5, तो इनिशियल फेज इसका 3π/2 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, -2 कॉस आ रहा है यहाँ पे ना, -2 कॉस ऑफ ओमेगा t। अब माइनस क्यों आ रहा है फिर से बेटा, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि x लेफ्ट में है, इसलिए आ रहा है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये फंडा है। अभी अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, 3 में से x से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो एज इट इज माइनस कर डाल दो। तो यहाँ पे गुलाबी वाला जो है आपको कितना होगा, देखो गुलाबी वाला, ये वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट वो आपको होगा 3 माइनस यहाँ पे क्या है अपना 2 कॉस ओमेगा t। मानते हो इस बात को? 3 में। अब तुम बोलोगे सर यहाँ डालते वक्त आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड डाला, यहाँ डालते वक्त आपने सिर्फ माइनस साइन के साथ डाला। भाई क्या टाइम पास है यार, निगेटिव पॉजिटिव जो है ये बस आपको निगेटिव साइन होता ही नहीं है कुछ, ये डायरेक्शन बताता है। उसके बाद आप अपने हिसाब से यूज़ करो, एज ए डिस्टेंस यूज़ करो, जो लॉजिकल दिखता है वो। 3 में से ये डिस्टेंस घटाना है तो घटा दो, साइन क्यों देख रहे हो उसका, साइन तो बस वो वेक्टर फॉर्म में बताता है आपको, लेफ्ट में के राइट में, ठीक है? तो साइन अपने हिसाब से यूज़ करना होता है। तो 3 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, इससे सेंसिबल भी है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि क्या बोलते हैं इसका 3 से माइनस करके ही आएगा ये ना, प्लस तो होगा नहीं तो और आगे चला जाएगा, तो माइनस से आना चाहिए यहाँ पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब जो है जनरल टाइम टी पे मैं डिस्टेंस लिखता हूँ इनके बीच का, है कि नहीं? अगर मुझे 2 पॉइंट्स के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पता है तो उनका डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है? ये तो पाइथागोरस से कर लो सिंपल, डिस्टेंस मतलब ये है ना, तो पाइथागोरस से भी कर सकते हैं यार। तो ये जो डिस्टेंस है d वो आ जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 3 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर,
ओके, इस पूरे दिखाने को आप सॉल्व करोगे, गंदगी को सॉल्व करोगे, तो मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे और ऑप्शन कराने। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था स्क्रीन पे पहले, वो एक छोटा क्वेश्चन था, उसमें और मैं चीज़ें डालूंगा, मैं ऐड करूँगा, तो वो सब टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। मतलब आंसर मतलब फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 29 माइनस 20, ठीक है। और भी कुछ है, रुको, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 37। तो आप ये मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है, आप कर लो। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन अपने को आ रहा है, मतलब डिस्टेंस जो है आपका किसका फंक्शन है, ये जो डिस्टेंस है आपका वो टाइम का फंक्शन आपको यहाँ पे, डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके ये निकाल दिया है। अब यहाँ से अपने को डिस्टेंस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिख जाएगी, बिकॉज साइन के कुछ लिमिटेशन है, साइन और कॉस के लिमिटेशन होते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू, ये जो साइन थीटा की वैल्यू है, ये जब मिनिमम होगी, मतलब -1 यहाँ पे आएगा, तो 29 और ये 20 कितना हो जाएगा, 49, तो 7। तो डी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी उस वक्त, डी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7। और डी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन थीटा अपनी वैल्यू 1 छोड़ेगा, तो 29 माइनस 20 तो 9, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस 7 आने वाला है, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे 3 आने वाला है। तो इस तरीके से ये सब बातें हमने डिस्कस यहाँ पे कर ली, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें डालने वाला हूं, ध्यान से देखो। मेरे को क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल चुका है, ये वाई कोऑर्डिनेट है जनरल टाइम टी पे, और एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इनकी वेलोसिटीज में लिख सकता हूँ मैं। बी की वेलोसिटी कैसे लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कितना आएगा बताओ, -2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मानते हो इस बात को। तो ये वी भी आ गया। वैसे ही वी माइनस क्यों आ रहा है, फिर से मत बोलना, माइनस मतलब ये निगेटिव है ना, निगेटिव मतलब नीचे की तरफ आ रहा है ना वो, वैसे भी डी बाई डी टी ऑफ वाई निगेटिव है, वाई इज डिक्रीजिंग वेरिएबल, तो माइनस इसलिए आ रहा है। तो ये वी ए, ये जो वी है यहाँ पे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 ओमेगा, फिर से आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको देख के ही जो है स्क्वायर करके ऐड करने का मन करना चाहिए, इसको देख के ही, क्या बोला मैंने, स्क्वायर करके ऐड करने का यहाँ पे मन करना आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए मन करना, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, क्या करेंगे इसको, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर अगर आप करते हो तो आप देख सकते हो आपका आंसर आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, है ना, इसको कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 ओमेगा स्क्वायर आपका आंसर आएगा। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर से मैं काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा जा सकता हूँ। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं मानता हूँ कि दोनों का मास सेम है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में दिया नहीं है बट क्वेश्चन कैसे बन सकता है बता रहा हूँ मैं। अगर मानता हूँ दोनों का मास सेम है, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ये क्या है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो कितना आएगा, हाफ इंटू एम इंटू, यहाँ पे अगर आप देखें वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा वगैरह हम सब निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वगैरह दिया है। पॉइंट ये है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ रही है, इसमें टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। अगर हम मासेस को क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। मासेस अगर अलग अलग लेंगे तो मात्र जो है यहाँ पे क्या होगा, तो भी मेरे ख्याल से आ ही जाएगा, है ना आंसर। मासेस अलग अलग लेंगे तो क्या आएगा, देखो ना, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस हाफ M1 है ना, और ये M2 लिखेंगे वी बी स्क्वायर, फिर वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर कॉमन आके फिर वो ऐड नहीं हो पाएगा, हाँ फिर तो नहीं आ पाएगा। देखो ना, M1 मल्टीप्लाई होगा वी ए से और M2 मल्टीप्लाई वी बी से, तो ऐसा फॉर्मेट नहीं बनेगा, दोनों को स्क्वायर करके फिर वो साइन और कॉस कटेंगे नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर मासेस सेपरेट होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन अगर मासेस इक्वल है आपके तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कंजर्व रहेगी। तो बहुत ब्यूटीफुल ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। ये आइडिया कहाँ से आता है, तो साइन और कॉस को देख के ही मन करता है सबका मैथमेटिक्स वालों का, स्क्वायर करके ऐड कर दें, है ना, तभी जो है आप इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर सकते हो। तो आंसर क्या है, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट इफ बोथ मासेस आर इक्वल, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी कंजर्व्ड, इट विल वेरी एट टाइम एंड टाइम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हैंडल किया है, ठीक है। और कोई ऑप्शन इसमें देख लेना है क्या, ठीक है, हो गया, इतना ही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ली है, मैं भी दिखता हूँ, ये बुक है अपना SBT, उसमें है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 3 सेंटीमीटर एट T इज इक्वल टू T0, इट विल अगेन बी 3 सेंटीमीटर एट T इक्वल टू T0 प्लस 1। मतलब T0 पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो T0 प्लस 1 पे आ रहा है, मतलब +1 आपका पीरियड दिया उन्होंने इस फंक्शन का। तो चेक कर सकते हो आप लोग, आप कुछ नहीं करो, यहाँ पे T की जगह पहले T0 रखो, उसकी एक D1 वैल्यू निकालो। D1 वैल्यू कैसे निकाली, फंक्शन में आपने T की जगह क्या डाल दिया, T0 डाल दिया। फिर D2 वैल्यू निकालो, सेकंड वैल्यू, फंक्शन में आप T की जगह T0 प्लस 1 डालो, चेक करो, देखो दोनों सेम आता है। मतलब जो D1 वैल्यू एज्यूम करता है T0 पे, वही वैल्यू D जो है एज्यूम करता है आपका T0 प्लस 1 पे, तो +1 आपका पीरियड हो जाएगा, पीरियडिक फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये भी आप चेक कर सकते हो। ये इक्वेशन मैथमेटिक्स की बातें हो गई, और फिजिक्स इसमें कुछ ज़्यादा और दिख नहीं रही मुझे, तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो एक सिस्टम है अपने पास जिसमें एक ब्लॉक है M मास है उसका, और 10 मीटर की जो नेचुरल लेंथ की स्प्रिंग है
उसको हमने ऊपर से ऐसे छोड़ दिया है, वर्टिकल रहने वाली स्प्रिंग हमेशा। तो छोड़ देने के बाद ये नीचे गिरेगी और पॉइंट करके इसके ऊपर जो है उछलेगी ऐसे, वो सब बाउंसिंग कुछ होता है ना, ऐसे करके उछलते हैं उसको लेके, तो वैसा ही सीन है। तो ये जो स्प्रिंग ऐसे जो है ज़मीन पे जाएगी, पॉइंट करके फिर कंप्रेस होगी और फिर उड़ी मारेगी ऐसे, है कि नहीं। तो ये ज़मीन है यहाँ पे नीचे, 1 मीटर लेंथ है यहाँ पे, ये सब दिया है, ठीक है। तो आपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, तो नीचे जाते वक्त इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग निकालना है, टाइम टेकन टू स्टॉप निकालना है, तो ये सब चीज़ें निकालनी है, ठीक है। टाइम टेकन टू स्टॉप निकालने के लिए मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा, एसटीएम में जाना ही पड़ेगा। बच्चों को लगता है एनर्जी कंजर्वेशन से कर देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से बस ये आंसर आएगा आपका मैक्सिमम कंप्रेशन वाला, बाकी ज़रा मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। टाइम में घुसना है तो आपको एसटीएम की थ्योरी में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कैसे करते हैं देखो, तो पहले तो इसको रिलीज करते ही 1 मीटर चलने के बाद क्या होने वाला है, 1 मीटर चलने के बाद ये ज़मीन से टकरा जाएगा, डायरेक्ट वही डायग्राम बनाता हूँ ना यार। 1 मीटर चलने के बाद इसके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, √2gh, है कि नहीं। √2gh मतलब यहाँ पे अंडर रूट में 2g मतलब 20 और h मतलब 1, तो √20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड आने वाली है कि नहीं। 1 मीटर गिरने के बाद इतनी स्पीड आ जाएगी। अब जो है स्प्रिंग तो अभी तक नेचुरल लेंथ में थी, अब जाके स्प्रिंग टकराई है ग्राउंड से, अब स्प्रिंग का कंप्रेशन क्या होगा, चालू होगा। तो ये जो पोजीशन है जहाँ पे स्पीड जो है अपनी कितनी है, स्पीड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, ये जो है ये नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है कि नहीं। ये क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। क्या ये पोजीशन आपकी सर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है, यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स 0 है, बट mg तो लग रहा है ना, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा नीचे होगी कहीं, तो कहाँ होगी दैट विल फाइंड आउट। तो लेट अस से कि यहाँ पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब x = 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन है। वहाँ पे क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका फोर्सेस बैलेंस होते हैं। तो ये डिस्टेंस मान लो x है, ये डिस्टेंस मान लो क्या है, x। तो इतना ही अपना मतलब ये ब्लॉक जब यहाँ पे आएगा ऐसे कंप्रेस होके, तो x का कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर आ जाएगा, तो x आपका कंप्रेशन स्प्रिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब यहाँ फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, तो kx = mg होना चाहिए। kx = क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो k की वैल्यू है 4mg, तो 4mg इंटू x बराबर आपका होना चाहिए mg। तो mg नमस्ते हो गया, x की वैल्यू 1/4 आ गई, मतलब 0.25 मीटर आ गई, 1 मीटर लिया हमने। तो इस तरह से x आ गया अपना, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 0.25 1/4 जो आ चुकी है, ठीक है। तो ये है, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ आ गई। अब क्या निकालने को बोला आपने को, मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, बहुत कुछ निकालना है। एक बार एसटीएम की इक्वेशन बना लेते हैं, एक बार एसटीएम के जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो निकाल लेते हैं, सारे क्वेश्चन फिर आंसर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो तुम्हारे पास सीन क्या है, ये जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया है, कितना चल के 0.25 मीटर चल के, तो इसने कौन सा मोशन किया है, ये स्प्रिंग के चक्कर में पड़ गया है। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज mg प्लस स्प्रिंग फोर्स, mg तो कांस्टेंट फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स आपका एसटीएम करवाता है। तो यहाँ से यहाँ तक पक्का उसने क्या किया होगा, एसटीएम किया होगा। और मीन पोजीशन पे आके तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हुई होगी, यहाँ पे रुका थोड़ी होगा। मीन पोजीशन पे तो स्पीड क्या होती है आपकी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे जब ये आएगा तब तो उसके पास भैया मैक्सिमम स्पीड होगी, रुकेगा थोड़ी, और फिर नीचे जाके कहीं तो यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे जाके फिर स्टॉप करेगा। इस तरह का मोशन हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये पूरा मोशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, ये आपका एसएचएम हो रहा होगा, स्प्रिंग के चक्कर में है ना ब्लॉक, तो एसएचएम हो रहा होगा। तो ये आपने को पहले समझना है। अच्छा, अब जो है क्या करें, यहाँ पे √20 इसकी स्पीड है। क्या ये पोजीशन नेचुरल लेंथ जो लिखा है मैंने, क्या ये पोजीशन आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो आंसर है नहीं। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, ये तो स्पीड में चल रहा है। तो ये एक जनरल पोजीशन है, तो इसका एम्पलीट्यूड मतलब ऊपर होगा कहीं, तो ये मीन पोजीशन हो गई। और मान लो यहाँ पे कि ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये आपका x = प्लस हो गया, मान लो इसे, है कि नहीं। तो ये इस समय m जो दिख रहा है आपको √20 स्पीड के साथ, ये ना मीन पे है ना एक्सट्रीम पे है, ये बीच में कहीं है। तो बीच में कहीं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v = ω √a² - x²। तो √20 जो है मेरा v = ω अंडर रूट में a² - x², इस तरह का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, है कि नहीं। तो स्क्वायर कर देते हैं, 20 बराबर ω²। ω² कितना होता है, k/m, और k/m की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4g है, दिख रहा है आपको, k/m की वैल्यू 4g है, यहाँ पे 4g आ गया, मतलब 40 लिख दूँ क्या 4g को, 40 ω² की वैल्यू। और ब्रैकेट में जो है रूट हट गया, तो a² - x²। अब x² मतलब 1/4 का स्क्वायर, तो 1/16 यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से अपने को ये मिल जाएगा ना, तुरंत ही मिल जाएगा एम्पलीट्यूड, है कि नहीं। तो कैसे मिलेगा ये देखो, ये तो है देखो 1/2 हो रहा है, ये 1/2 बराबर a² - 16 1/16 सॉरी 1/16। तो a² की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8/16, 1/2 को प्लस ये 1/16, कितना आ रहा है बेटा ये 9/16। तो रूट लेने के बाद a की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एम्पलीट्यूड आ चुका है अपना, 3/4 आ चुका है, समझ रहे हो एम्पलीट्यूड कितना आ चुका है 3/4 आ चुका है कि नहीं। और ये x कितना था 1/4 था, मतलब इस x को ही मैं लिख सकता हूँ ना a/3, है ना, क्योंकि ये अपना 4/3 है, सॉरी 3/4 है अपना, है ना, ये 1/4 है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं
ये पोजीशन हमने निकाल ली है। तो बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे निकाल ली है। अब काम की बात करते हैं, मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। तो मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे होती है, उसकी वैल्यू थी ए ओमेगा। ए अपना कितना आ चुका है 3/4 और ओमेगा अपना कितना था अंडर रूट में, तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम अस्ते के बाई एम। तो अंडर रूट में 40 आ जाएगा आपका, है ना, 4g आ जाएगा। तो रूट 40 जो है यहाँ पे 3/4 इंटू रूट 40, ये जो भी आंसर आएगा आपका वी मैक्स आ गया यहाँ से। ठीक है, सॉल्व नहीं करते उसको, छोड़ो। एक बार मैं चेक कर लूँ, जस्ट मिनट, पचका नहीं होना चाहिए भाई। मैक्सिमम स्पीड का आंसर 3/2 रूट 10 दिया उन्होंने, सही है क्या? हाँ, यहाँ से जो है 4 बाहर आएगा तो 3/2 रूट 10, सही है। तो ये हो गया। अब जो है क्या बोला है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इसको आप हालांकि वर्क एनर्जी मेथड से भी कर सकते थे सिंपल तरीके से, बट क्योंकि एसटीएम कर रहे हैं तो एसटीएम से करते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में? तो इस ब्लॉक का मोशन देखो ना, ब्लॉक यहाँ से अपना मोशन चालू कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, नीचे वाले पॉइंट तक जा रहा है। तो ये जो है मीन से नीचे वाले एक्सट्रीम का ये तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा, और ये मैंने बता ही दिया था आपको a/3 है। तो टोटल मतलब कितना नीचे का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ, a + a/3 4a/3। तो हमारा आंसर है 4 × a/3, है ना, 4/3 है बेसिकली, और a की वैल्यू है 3/4। ये सब कट हो चुका है, आंसर आ चुका है 1, आंसर आ चुका है 1। लेट मी चेक, बिल्कुल सही आंसर है। तो 1 आंसर आपका आ चुका है किसका, मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग का, है ना, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ से कंप्रेस होना चालू हुआ और नीचे वाले एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, 3a/4 आ रहा है। तो वहाँ से हमने निकाला 1 मीटर मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें आने वाला है। उसके बाद टाइम टेकन। अब इसमें तो एनर्जी मेथड कुछ काम नहीं करेगा आपका, वर्क एनर्जी वाला। टाइम के लिए तो आपको बराबर फेजर डायग्राम में एंट्री करनी पड़ेगी, या फिर आपने अगर मेरे क्लास ध्यान से सुने हैं, ऑनलाइन भी आप सुन सकते हो, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि फेज कैसे निकालते हैं, है कि नहीं, इनिशियल फेज कैसे निकाला जाता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी आपको। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू होती है इनिशियल फेज की x0/a। तो उस हिसाब से जो है a/3 का अल्फा कितना आएगा, 1/3 आएगा, है कि नहीं। x0 मतलब a/3 रखेंगे, बाय करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो कितना एंगल अपने को चलना है, इसको मैं अगर ठीक से लिखूं तो हम इसको ऐसा देख सकते हैं, अपने को कितना चलना है, देखो x = a, x = -a, x = 0, ऐसे कुछ सीन है। तो फंडा क्या है अपने को, कहाँ से कहाँ जाना है अपने को, ये -a/3 है, पीछे वाला है ना, ऊपर वाला है, नहीं +a/3 है, बराबर है। ओके बेटा, ओके, x = +a/3 से अपने को आना है पहले मीन पोजीशन पे, मतलब यहाँ से यहाँ आना होगा, और फिर इसके बाद का तो आपको पता ही है, तो t/4 लगता है सीधा। तो ये t/4 प्लस यहाँ से आने का टाइम, यहाँ से आने का टाइम मतलब a/3 से 0 आने का टाइम। तो कितना एंगल घूमे हम लोग, देखो ना, उल्टा जाके देखो, यहाँ से यहाँ जाके देखो, sin इनवर्स ऑफ 1/3, इतना एंगल घूमना पड़ेगा। sin इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस ये t/4, है कि नहीं। तो टोटल मतलब ये एंगल कितना होता है, 90 एंगल होता है। तो 90 डिग्री मतलब π/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/3, इतना एंगल घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा पूछा जा रहा है ना, ये टाइम अपने को पूछा जा रहा है। और स्टॉप मतलब यहाँ पे स्टॉप हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। और 360 डिग्री घूमने को या फिर 2π एंगल कवर करने को कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड लगता है। टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं, एक ब्लॉक और एक ये है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है एक ब्लॉक एक स्प्रिंग के लिए 2π√m/k, 2π√m/k। और क्या बोलते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2π√ में m/k की वैल्यू कहाँ गई, कहाँ है पता नहीं यार, ये टाइम पास। k = 4mg था ना, तो m/k की वैल्यू आ जाएगी 1/4g मेरे ख्याल से। m/k की वैल्यू आ जाएगी 1/4g। तो यहाँ पे आ जाएगा π/√10, ये टाइम पीरियड आ जाएगा आपका π/√10। यहाँ पे टाइम पीरियड डालना है अपने को π/√10। इसके बाद यूनिटरी मेथड है, आप लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा कितना टाइम मिलने वाला है। जस्ट लेट मी चेक, π/√10 सही है क्या, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने बेटा, एक मिनट। हाँ, π/√10 सही है, फिर वो मल्टीप्लाई वगैरह होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइम आ जाएगा अपना, इस तरीके से निकाला हमने। ठीक है, मतलब फेजर और डायग्राम से कर दिया बस, है ना। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम जो है उल्टा निकाला मैंने। तो यहाँ का एंगल कितना है, sin इनवर्स ऑफ 1/3। तो 0 से sin इनवर्स ऑफ 1/3 मतलब sin इनवर्स ऑफ 1/3 एंगल चलने में कितना टाइम लगेगा, प्लस ये 90 डिग्री का मतलब यहाँ से यहाँ आने का टाइम, वो भी तो लगेगा। तो इस तरीके से टाइम कैलकुलेशन हमने किया। ओके, थैंक यू। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स से कनेक्टेड है। तो क्या बोला गया, एक टैंक है अपने पास, एक बीकर है जिसके अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। छोटा ऑब्जेक्ट है, दिखने में बड़ा लग रहा है। तो h0 हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है और उसकी डेंसिटी वेरिएबल है, जो कि हाइट के साथ इस तरह से वेरी करती है कि नहीं। और h हाइट आपको कहाँ से मेजर करनी है, बॉटम से मेजर करनी है। ठीक है, ऐसा लिखा है कि यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम, बिल्कुल सही।
रो नॉट कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। और ये जो ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ, इसकी जो डेंसिटी है वो 2.5 रो नॉट है, 5/2 है, ये सब दिया है। तो इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर देंगे तो आप देख सकते हो 2.5 रो नॉट इसकी डेंसिटी है। और यहाँ बॉटम पे अगर आप निकालोगे एच को 0 पुट करके तो 4 रो नॉट डेंसिटी आएगी। तो यहाँ पे जो है हल्का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लिक्विड से ऊपर उठेगा। तो यहाँ से रिलीज करते ही ऑब्जेक्ट ऊपर उठेगा और फिर डेंसिटी ग्रेजुअली वेरी करेगी, तो फिर एक जगह पे फोर्स बैलेंस हो जाएगा, बट वो ऊपर जाएगा फिर भी और एसटीएम होगा ऐसे। तो उसका टाइम पीरियड अपने को यहाँ पे निकालना है ना। तो इसके डायमेंशन मतलब इसको छोटा सा ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है अपने को, इसकी हाइट ज़्यादा मैटर नहीं करती यहाँ पे। तो ये सब अपने को यहाँ पे गिवन है। तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा तरीके से इसमें लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम थोड़ा इसको देखें, किसको देखें, डेंसिटी वेरिएशन को, तो यहाँ पर जो इस लेवल पे डेंसिटी है आपकी 4 रो नॉट आ रही है एच को 0 पुट करके। और एच को अगर आप एच पुट करते हो तो यहाँ पे कितनी आ रही है, रो नॉट आ रही है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो लीनियरली वेरी कर रही है 4 रो नॉट से लेके रो नॉट तक। तो 3 रो नॉट का डिफरेंस एच नॉट हाइट में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 रो नॉट का डिफरेंस डेंसिटी में एच नॉट हाइट तक आ रहा है। तो एच नॉट बाई 2 पे क्या होगा, मिड पॉइंट पे अगर मैं निकालूँ, कॉमन सेंस बनता है, ये जो एच नॉट बाई 2 हाइट है यहाँ पे, इसको दिखा देते हैं यहाँ पे, है ना, एच नॉट बाई 2 पे आधा डिफरेंस आएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 3 रो नॉट का डिफरेंस है, तो आधा मतलब 1.5 रो नॉट। तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी बन जाएगी 1.5 से कम करना है अपने को, या यहाँ से 1.5 से बढ़ाना है, तो 2.5 रो नॉट डेंसिटी आ जाएगी, जो कि मैच करती है डेंसिटी ऑफ द वो ब्लॉक के साथ। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस ब्लॉक की और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मिड पॉइंट ही आपका ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका नेट फोर्स 0 होगा। तो कहीं ना कहीं यही मेरा क्या है, मीन पोजीशन है, x = 0 मीन पोजीशन मेरा यही है। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को देखते ही समझ में आना चाहिए था कि मिड पॉइंट पे 2.5 रो नॉट डेंसिटी आ रही है, ब्लॉक के साथ मैच यहाँ पे कर रही है। अब जो है, जब इस ब्लॉक को यहाँ से हम छोड़ देंगे तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे एसटीएम करता रहेगा ये। तो समवेयर जब वो इन बिटवीन होगा, तो उस वक्त की अगर हम बात करें, इनिशियली यहाँ पे था, तो थोड़ी देर के बाद मान लो ब्लॉक जो है यहाँ पे आ चुका है, ऐसे थोड़ी देर के बाद ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मतलब कहाँ, तो वो अपने मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे है, तो बेटा x दूरी पे है, मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। तो उस वक्त अगर ये एसटीएम कर रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल आएगा, नहीं कर रहा होगा तो सिंपल ऑसिलेशन करेगा, वो ऑसिलेटर पीरियोडिक मोशन करेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट वी विल डिस्कस राइट नाउ राइट हियर। तो ध्यान से देखिए, ये अगर डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना, ये आपका हो जाएगा h0/2 - x, है कि नहीं। इस पर डेंसिटी डिपेंड करती है, क्योंकि डेंसिटी के लिए यहाँ से h मेजर करना है। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी आएगी इस लेवल पे, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इस लेवल की डेंसिटी अगर मैं निकालूँ, डेंसिटी एट दिस लेवल, तो वो आएगा h0/2 - x, इस फॉर्मूला में पुट करो तो कितना आएगा, देखो, रो नॉट 4 - 3/h0 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू यहाँ पे आएगी h0/2 - x। तो बड़ा भयंकर सा दिख रहा है ये तो रो नॉट इंटू ब्रैकेट 4 माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 ब्रैकेट में, है कि नहीं, h0 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 माइनस 3x/h0 माइनस 3x/h0। तो यहाँ पे ब्रैकेट अगर मैं हटा दूँ तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये ब्रैकेट हट गया है, कितना बचेगा, रो नॉट इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 3/2, ये 2.5 हो जाएगा मेरा, है ना, मतलब 5/2 हो जाएगा ये, 5/2 यहाँ पे प्लस 3x/h0। तो ये डेंसिटी मेरे को इस जगह पे मिल रही है, इस जगह पे। तो ये डेंसिटी यहाँ पे लिख लूँ मैं, 5 रो नॉट बाई 2, 5 रो नॉट बाई 2, 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर में, प्लस 3x रो नॉट अपॉन h0, मतलब 3x रो नॉट अपॉन h0। तो इतना गंदा सा ये आंसर आ रहा है डेंसिटी का इस जगह पे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब जो है इस जगह पे FBD बनाते हैं, तो इस जगह पे बायनेंसी कहाँ लग रही होगी, तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त तो आपका लिक्विड जो है वो ज़्यादा डेंस है कि नहीं, तो बायनेंसी ज़्यादा लगेगी, मतलब ऊपर की तरफ ही नेट फोर्स होगा आपका। तो बायनेंसी जो है आप देख सकते हो, बायनेंसी का फोर्स ऊपर लगेगा ऐसे, फोर्स ऑफ बायनेंसी, और नीचे mg का फोर्स लगेगा अपने का, है कि mg को कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इसकी कितनी है, 5/2 रो नॉट है, 5/2 रो नॉट इंटू इसका वॉल्यूम, मतलब ये मास लिखा मैंने, इंटू g, है ना, 5/2 रो नॉट इंटू v स्टैंड्स फॉर मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और बायनेंसी फोर्स को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि मैंने निकाली है 5 रो नॉट बाई 2 प्लस 3x रो नॉट बाई h0। ओके, सही किया है कि मैंने यहाँ पे, सही है। ये तो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच v है, और वो इंटू g करेंगे हम ऐसे। तो ये दो फोर्स होंगे, और देख सकते हो आप x नीचे है तो एक्सेलरेशन ऊपर रहना चाहिए, तो नेट फोर्स ये माइनस ये होगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे,
तो ये जो टर्म है 5 रो नॉट बाई 2 Vg, और ये तो यहाँ पे कट हो जाएगी, तो यही बचेगी बस। तो एक्सेलरेशन के नाम पे आपको या फिर नेट फोर्स के नाम पे आपको क्या मिलेगा, एफ नेट जो मिल रहा है आपको वो क्या मिलेगा, 3x रो नॉट Vg अपॉन यहाँ पे h नॉट मिलेगा। ये एफ नेट हो गया। एफ नेट को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास को फिर से क्या लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से क्या आएगा ना अपना, मेरे ख्याल से और कुछ करने की जरूरत मुझे यहाँ पे नहीं लिखनी चाहिए। F इज इक्वल टू के एक्स, हाँ तो के आई गया मेरा, कितना आ रहा है के, 3 रो नॉट Vg अपॉन h नॉट, ये मेरा के आ चुका है। ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए मेरे को एक्सेलरेशन लिखना ही चाहिए, वैसे तो छोड़ो एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ। एफ नेट को लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का ए, और मास को मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखना, ये तो एज इट लिख रहा हूँ h नॉट, और डिवाइड में यहाँ पे मास भी आएगा है ना, तो मास कितना आएगा, मास को लिख सकते हैं अपन 5/2 रो नॉट Vg, ये डिस्कस हो चुका है, ये लिखा था ना मास, जी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जी तो इसमें आएगा ग्रेविटी में आएगा, तो 5/2 रो नॉट, तो यहाँ पे रो नॉट वी दिख रहा है तुमको, रो नॉट वी मार डालो पहले वाले को, रो नॉट वी को मार डालो साले को। अब क्या बचा अपने पास, ये 3 उधर जाएगा, 6x बाय 5h नॉट इंटू जी, तो ये एक्सेलेशन मेरा बच रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, तो x के प्रोपोर्शन होता है एक्सेलेशन, तो ओमेगा कितना आ रहा है मेरा, देखो ओमेगा आ रहा है अंडर रूट में 6g अपॉन 5h नॉट, ये ओमेगा आ रहा है। लेट मी चेक ये ओमेगा सही है क्या, 6g बाई 5 बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि यहाँ पे ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएबल आपका डेंसिटी है, उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए था कि मीन पोजीशन कहाँ आएगा, और एक जनरल पॉइंट पे लेके हमने इसको सॉल्व किया, तो टाइम पीरियड भी यहाँ पे अपने को आ गया। अब बच्चों को कभी कभी डाउट आता है, मुझसे पूछते हैं लोग कि भैया माइनस कहाँ गया, यहाँ का माइनस कहाँ गया। भाई माइनस के पीछे मत पड़ो, माइनस क्यों नहीं गया बताता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है एक्स नीचे लिया है कि नहीं, एक्स निगेटिव है आपका, और नेट फोर्स निकालते वक्त हमने एफ बी को बढ़ा लिया है, मतलब डायरेक्शन इज ऑलरेडी कंसीडर्ड, एफ बी को बढ़ा लिया है, तो एफ बी माइनस ये किया है ना, मतलब बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स किया है, इसलिए हमने बड़ा छोटा पहले डिसाइड कर लिया है, तो यहाँ पे निगेटिव आपका आएगा नहीं। तो ए इज इक्वल टू 6x मतलब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो एक्सेलरेशन आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है और एक्स नीचे की तरफ है, तो बराबर माइनस आपका अपीयर हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा दो, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में डालनी पड़ती है, तो एक्स नीचे है और एक्सेलरेशन ऊपर है क्योंकि एफ भी पड़ा है, तो इस तरीके से हम माइनस को यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो एक सिलेंडर है, बड़ा सा सिलेंडर के पार्टीशन हुआ है, तो बीच में एक ग्रे वाला जो है ये पिस्टन है आपका, मूवेबल फ्री पिस्टन है। इस तरीके से पिस्टन रेस्ट पे है, क्यों रेस्ट पे हम चर्चा करेंगे, इनिशियली इस तरीके से रखा हुआ है, और लेफ्ट चेंबर और राइट चेंबर में एक एक ही मॉलिक्यूल, एक छोटा सा बॉल है, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं इसको या बॉल बोल सकते हैं, तो ये बॉल है, एक सिंगल बॉल है यहाँ पे, और इधर भी एक बॉल है, और ये बॉल क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे कोलिजन कर रहा है, ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे हम लोग ले नहीं रहे, तो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे कोलिजन कर रहा है, किसके बीच में, पहले जाके पिस्टन से टकराएगा, फिर वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा, तो इस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी कोलिजन यहाँ पे चल रही है, इधर भी एक बॉल है, इधर भी एक बॉल है, सिंगल बॉल है, और बॉल का मास बहुत इंग्लिजिबल है इन फ्रंट ऑफ द मास ऑफ द पिस्टन, जिस कैपिटल एम यहाँ पे। तो ये बॉल टकराने की वजह से पिस्टन के ऊपर यहाँ राइट साइड में फोर्स लगेगा, और इस साइड से टकराने की वजह से लेफ्ट में लगेगा, तो पिस्टन इस समय रेस्ट पे है, ऐसे बोला गया है, दोनों तरफ से फोर्स बैलेंस है कि नहीं, कोलिजन के कारण फोर्स लगते हैं। अब इस पिस्टन को अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, ये हुई ना बात, इस पिस्टन को हम लोग क्या कर दें, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, स्लाइट शब्द समझते हो आप लोग, स्लाइट एक्स, वेर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल, डिस्प्लेस अगर कर दें हम स्लाइटली, तो मात्र क्या होगा ये हम चर्चा करेंगे अभी, तो मात्र क्या होगा ये हम चर्चा करेंगे, और हमें प्रूफ करना है कि ये एसएचएम करेगा, और टाइम पीरियड में निकालने का हम लोग यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्सेस जो लग रहे हैं पिस्टन के ऊपर, पिस्टन इनिशियली अपना स्टेप 1 क्या होता है, आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द बैलेंस। यहाँ पे इधर से जितने फोर्स लग रहे हैं उधर से उतने फोर्स लग रहे हैं, तो बेसिकली कौन सा फोर्स लग रहा है, कोलिजन के कारण, कोलिजन के कारण कौन सा फोर्स लगता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कोलिजन हो रहा है, और यहाँ पे उसकी स्पीड अपने को v दी है मान लो, है कि नहीं, ये बॉल्स की जो स्पीड है मोशन करने की वो v दी है मान लो, इलास्टिक कोलिजन लेने अपने को सारे। तो इस बॉल को जब ये इससे टकराएगा, मान लो ये बॉल जाके इस पिस्टन से टकराया और फिर वापस आके फिर टकराया एक बार, तो एक बार पूरा मोशन ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस बॉल को मैं फिर से रिड्रॉ कर रहा हूँ, आपको इमेजिन करना है कि ऐसे हुआ है, क्या हुआ है देखिए, अरे भाई क्या हो गया, इसको ले जाते हैं, मान लो बॉल है, ये टकराया, यहाँ से हम गिनती चालू करेंगे, यहाँ से एक बार टकरा दिया, टक आवाज आ गई, अभी वापस जाएगा, कितना टाइम लगेगा, L/V, और फिर वापस आने फिर से लगेगा L/V, इलास्टिक कोलिजन है तो स्पीड चेंज नहीं होगी, तो 2L/V टाइम के बाद, आफ्टर 1 कोलिजन 2L/V टाइम के बाद फिर से जो है पिस्टन के ऊपर 2 कोलिजन होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना कि एक कोलिजन जब होता है, ये बॉल जब पिस्टन को टकराता है, उसके बाद फिर से इधर जाने का टाइम L/V, और फिर से एक और कोलिजन, पिस्टन के ऊपर बोल रहा हूँ, वॉल के ऊपर नहीं, तो एक और कोलिजन होने में 2L/V का टाइम लगता है। तो ईच कोलिजन हैपन्स इन द टाइम इंटरवल ऑफ 2L/V, तो इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये सब है।
अब जो है अब क्या करना है, तो जब भी आपका कोलिजन होगा तो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन के कारण अगर ये mv स्पीड लेके जाएगा तो वापस भी mv से आएगा, तो 2 mv का मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ये पिस्टन में, है कि नहीं। तो जो फोर्स लगेगा एवरेज पर कोलिजन वो कितना लगेगा, 2 mv मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम, और टाइम कितना लग रहा है 2l/v का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इस तरह से लिया है। चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन कितना होता है, तो चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन 2 mv अपॉन 2l/v, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पर कोलिजन नहीं बोलना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ऐसे लिखेंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगा अपने पास, है ना। तो 2 mv अपॉन 2l+v इस तरीके से फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, ये 2 mv² अपॉन 2l, तो 2 खत्म हो गया, mv²/l का एवरेज फोर्स इसके ऊपर लगता रहेगा। मानते हो इस बात को, एवरेज फोर्स। ऐसा सेम डेरिवेशन हम करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर में, प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कंटेनर निकालते वक्त, तो कुछ नया नहीं है। एफ एवरेज आ चुका है आपका mv² अपॉन l, ये ऐसे होता था पहले, इधर से भी mv²/l लग रहा है, इधर से भी mv²/l लग रहा है, लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात होगी। लेकिन जब ये नई पोजीशन डिस्प्लेस्ड पोजीशन x दूरी पे जाने के बाद आप देखो जो राइट साइड का चेंबर है उसकी लेंथ हो जाएगी, अभी उसकी लेंथ आप देख पा रहे हो कितनी हो रही है, उसकी लेंथ हो रही है बेटा l - x, और दूसरे वाले की हो रही है l+x। तो इस l में फर्क पड़ रहा है कि नहीं। तो तुम खुद देखो, अगर आपका l घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। l किसका घटा है, राइट वाले चेंबर का, तो राइट साइड का फोर्स अब बढ़ जाएगा, मतलब दिस फोर्स विल बी नाउ अ ग्रेटर फोर्स, ये बड़ा फोर्स आ रहा है, देखो बड़ा फोर्स आ रहा है, और इधर के साइड वाला प्रेशर अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले बैलेंस थे दोनों भी, है कि नहीं। तो एफ लेफ्ट वाला और एफ राइट वाला ऐसे। तो नेट फोर्स कहाँ लिख रहा है आपको, राइट वाला चेंबर जीत रहा है, मतलब लेफ्ट में लगने वाला फोर्स जो है आपका जीत रहा है। तो नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, आप क्लियरली देख सकते हो। और ये एफ नेट कहाँ से आएगा अपने पास, एफ नेट आएगा यहाँ से, एफ आर माइनस एफ एल। तो इसको अगर मैं करूँ तो एफ आर एफ एल यहाँ से निकाल जा सकते हैं, जस्ट एल की वैल्यू पुट करनी है अपनी को, mv² अपॉन l-x, क्योंकि इस चेंबर में लेंथ अब l-x हो चुकी है, माइनस mv² अपॉन l+x, ये आपका नेट फोर्स होगा। तो इसको तरह सॉल्व करें तो क्या कॉमन आता है देखो, mv² अगर कॉमन ले ले एफ नेट में तो क्या आ रहा है मेरे पास, l+x, अच्छा ये माइनस है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, ये माइनस है, सॉरी माइनस है बेटा, इधर मैं ठीक से लिख लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे कोई। तो l+x माइनस ऑफ, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस छोटा था, माइनस ऑफ l-x अपॉन l² माइनस x²। तो इस तरह का कैलकुलेशन मेरे पास हो रहा है। ओके, अब जो है यहाँ से आप देख सकते हो l² माइनस x² की वैल्यू हम रफली कितना ले सकते हैं, l² ले सकते हैं, x² की कोई औकात है नहीं उसके सामने। और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, l कैंसिल हो रहा है, 2x बच रहा है कि नहीं। तो 2 को भी इधर ले लेता हूँ, तो ये पूरा आप एफ नेट देखो x के प्रोपोर्शनल आ चुका है, एफ नेट जो निकाल रहा हूँ मैं x के प्रोपोर्शनल आ चुका है। ये ब्रैकेट जो है आपका 2 mv² अपॉन l², ये आपका k आ चुका है, एफ नेट इज इक्वल टू kx। तो टाइम पीरियड यहाँ से निकाला जा सकता है, टाइम पीरियड इज 2π√m/k, m मतलब मास ऑफ पिस्टन कैपिटल M है, और k की वैल्यू ये रही 2 mv², और ये ऊपर l² आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से टाइम पीरियड हमने निकाला, और यहाँ से प्रूफ हो चुका है SHM है ना, एफ नेट जो है आपका, एफ नेट जो है x के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो SHM जैसा हो रहा है ये, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन नॉलेज ऑफ योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस डेरिवेशन, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। और ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है, कौन सा चैप्टर मेरे को याद नहीं आ रहा, बट सम कोलिजन का कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया था। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं डेल्टा पी, और चेंज इन मोमेंटम हर बार कितने समय में होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकालते हैं, और उससे फोर्स निकल जाता है mv²/l। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ये स्टेप रिपीट करना पड़ सकता है, क्वेश्चन में वेरी, बट कॉन्सेप्ट्स आपको गिन चुन के यही होते हैं और कुछ नहीं होते।